नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डीप विद संदीप में। अगर आपको ये वीडियो स्किप करना है तो स्किप करने से पहले 1 मिनट का टाइम लगा के इस पूरे कंटेंट से आप गो थ्रू होइए, है ना। मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने 1 मिनट टाइम दे के पूरा कंटेंट देख लिया स्टार्टिंग टू एंड, है ना, तो आप ये वीडियो स्किप करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, है ना। तो अगर आप एमपी सेट में जियोमॉर्फोलॉजी से, है ना, 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो अगर आपको 20 नंबर पक्के करने हैं तो ये लेक्चर आपके लिए ही है ना। इस लेक्चर के बाद आई गारंटीड यू, है ना, कि तुम्हारा सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। ये जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, है ना, ये इसमें पीवाईक्यूज को अच्छी तरह से ध्यान में रखा गया है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियसली एमपी सेट को निकालना चाहते हैं तो आप ये पूरा लेक्चर देखिए, है ना। एक रफ और पेन लेके बैठिए, और ऑलरेडी मैंने पूरे फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं, है ना, और आप उनको नोट डाउन करिए और पढ़िए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। इस लेक्चर में मैंने 18 पॉइंट्स कवर किए हैं, है ना। इनमें से केवल जूलॉजिकल टाइम स्केल, है ना, मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक 15 मिनट की वीडियो बना के, है ना, कवर कर दी है। तो अगर आप वैसे एमपी सेट के एग्ज़ाम में इससे अभी तक क्वेश्चन पीवाईक्यूज में नहीं देखे गए हैं, अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे करके जाना है एग्ज़ाम में, तो आप मेरी 15 मिनट की एक वीडियो है उसको से आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के इंट्रोडक्शन और उसके कोर कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है ना। तो अगर हम नाम से ही इसको देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ना, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, है ना। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या आकार, उसका शेप। लॉगस का मतलब क्या होता है, उसकी पढ़ाई या स्टडी या उसको वर्णन करना। मतलब सिंपल शब्दों में अगर बोलें तो पृथ्वी की सरफेस का जो शेप है वो कैसे बनता है और कैसे बदलता है एट अ टाइम, है ना, इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ये साइंटिफिक तरीके से ये बताती है कि टोपोग्राफिकल फीचर्स का इवोल्यूशन, जैसे नदी, पहाड़, प्लेट्यू, है ना, ये सब कैसे डेवलपमेंट हुए। बैथीमेट्रिक फीचर जैसे समुंदर में एबेसल प्लेन हो गए, प्लेन एरियाज हो गए, है ना, ये सब कैसे बने और कैसे डेवलप हुए, है ना। इनको बनाने में क्या होती हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस आपस में काम करते हैं, है ना। और ये प्रोसेसेस जो हैं वो अर्थ के सरफेस के ऊपर या उसके पास में काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिलीफ, है ना। तो लैंड फॉर्म के को साइज के हिसाब से डिवाइड करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं सबसे बड़े चीज़ें, हमारे भूभाग का सबसे बड़ा पार्ट, जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन आते हैं। अब देखो, कोई भी चीज़, जैसे ये कॉन्टिनेंट है और ये ओशियन है, तो कॉन्टिनेंट क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब इसके ऊपर जो भी चीज़ें बनेंगी कॉन्टिनेंट में, जैसे माउंटेन्स बन गए, प्लेट्यूज बन गए, तो ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर। इसमें डीप सी प्लेन हो गया, वेसल प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। अब से सेकंड प्लेन एरियाज में रिवर्स थी, है ना, उनमें डेल्टास बन गए, है ना, सैंड ड्यून बन गए, ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। तो सबसे बड़ा ऑर्डर जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, और सबसे छोटा जो ऑर्डर होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर, है ना। तो जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स होते हैं ये हज़ारों किलोमीटर में फैले होते हैं, है ना। सेकंड ऑर्डर जो लैंड फॉर्म होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं, और थर्ड ऑर्डर जो लैंड फॉर्म होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं, है ना। ये हमें लोकल लेवल पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एमपी सेट में अगर हम देखें तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। पिछले 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म क्या है, सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म या थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म। आपको एक चीज़ पूछ देगा, एग्जाम्पल दे देंगे कि माउंटेन या प्लेट्यू या प्लेन ये किस ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म में आते हैं, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म क्या है, किस ऑर्डर में कौन सा लैंडफॉर्म आता है। तो अब हम समझते हैं प्री मॉडर्न पर्सपेक्टिव और कैटास्ट्रॉफिज्म को। अब हम जियोग्राफी के मॉडर्न थ्योरीज से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, जब साइंस नहीं, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन और बिलीव पे लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा होता था। इसी फेज को कहते हैं प्री मॉडर्न पर्सपेक्टिव, है ना। जब लोग क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन और बिलीव के हिसाब से चीज़ों को समझते थे, जानते थे, है ना। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्री मॉडर्न पर्सपेक्टिव, है ना।
तो सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट स्कॉलर्स की, जो नेचर को देख के समझ के उनका कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहले एंशिएंट स्कॉलर में हम देखते हैं किसको, हेरोडोटस को, है ना। हेरोडोटस ने ऑब्जर्व किया कि जो नाइल रिवर है ना, हर साल फ्लड लाती है और सिल्ट को क्या करती है, जमा करती है, और इसी सिल्ट की वजह से इजिप्ट की ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसीलिए हेरोडोटस ने कहा कि इजिप्ट इज़ अ गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर, और ये स्टेटमेंट हूबहू कॉपी किया गया है ना एमपी सेट के एग्जाम पे। फिर अरिस्टोटल और स्ट्राबो ने क्या किया, डिस्कस किया ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो इन्होंने भूकंप और वोल्केनो के ओरिजिन पे बात की, है ना। उनका मानना था कि अर्थ के अंदर गैसेस एंड हीट के प्रेशर की वजह से, है ना, इन्होंने क्या कहा, गैसेस और हीट के प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक या वोल्केनोज होते हैं, है ना। ये आइडिया थोड़ा जानने में थोड़ा साइंटिफिक नहीं लगता है। ये सारे आइडियाज़ किसके बेस पे थे, ऑब्जर्वेशन। हमने देखा ना कि प्री मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या होता है, जिसमें लोग ऑब्जर्वेशन और बिलीफ पे बात करते थे। तो यहाँ पे इनके पास साइंटिफिक बेस नहीं था, है ना, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन करके, है ना, चीज़ों को समझते थे। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी कैटास्ट्रोफिज्म। ये पॉपुलर हुई थी 17th-18th सेंचुरी में, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ के लैंडफॉर्म धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक से होने वाले डिजास्टर से बने हैं, है ना, जैसे बिब्लिकल फ्लड्स। कोई भी चीज़ शॉर्ट टाइम में और सडन, तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब ही होता है कोई चीज़ अचानक से हो जाना, है ना, थोड़े टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट इवेंट्स हो जाना, है ना, और इससे लैंड फॉर्म में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने, है ना। और ये इसके प्रोपोनेंट क्या कौन थे, बैरन जॉर्ज क्यूवियर। तो अब कैटास्ट्रॉफिज्म के जस्ट बाद हम देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की थ्योरी आई, है ना। तो कैटास्ट्रॉफिज्म जहाँ बात करता था कि कोई प्रोसेस कैसी होगी, सडन होगी, बहुत ही तेज़ी से होगी, फास्ट, है ना। लेकिन वहीं पे यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या बोलता है कि कोई भी प्रोसेस स्लो और कॉन्टिन्यूअस मैनर में होगी। तो इसका डिफरेंस हमको ध्यान में रखना है कैटास्ट्रॉफिज्म और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का। हमने पीछे देखा कि जेम्स सटन ने किसकी कौन सी थ्योरी दी थी, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की, है ना। तो 1785 में जेम्स सटन ने एक आइडिया दिया जिसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, है ना। उसने कहा कि अर्थ के जो लैंड फॉर्म है अचानक डिजास्टर से नहीं बल्कि एक स्लो चलने वाले प्रोसेस से बनते हैं। तो कैटास्ट्रॉफिज्म में जैसे कोई भी चीज़ क्या होती है, सडन चेंजेस होते हैं, है ना। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में वहीं स्लो चेंज होगा लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, लगातार वो चलता रहेगा। हटन की कोर फिलॉसफी थी, है ना, कि द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। इसका मतलब है आज जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, जैसे रिवर इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन, है ना, तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आज ही काम कर रहे हैं, ये प्रोसेस पहले भी पास्ट में भी काम करती थी, बस उनका क्या है, थोड़ा जो नेचर है वो स्लो हो गया है। तो जियोलॉजिकल प्रोसेस आर स्लो एंड ऑपरेट एट द सेम रेट नाउ एज दे डिड इन द पास्ट। आज के टाइम पे वो थोड़ी स्लो है ना, शायद पहले नहीं थी, है ना। तो आज नदी जैसे काट रही है वैसे ही हजारों साल पहले भी काट रही थी, है ना। नदी जो है जैसे आज वैली बना रही है ना, पर वैली बहुत ही ज़्यादा डीप रहती है और फास्ट लेवल पे इरोजन करती है ना। लेकिन इरोजन नदी आज से 1000 साल पहले भी करती थी, है ना। बस रेट का अंतर है, रेट का डिफरेंस है कि पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी चीज़ को करने में, आज वही चीज़ ज़्यादा फास्ट हो रही है ना। कि एक छोटी सी नदी भी लंबी टाइम में बड़ा वैली बना देती है आज के टाइम पे। बोला कि कोई भी प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक नेचर की होती है ना। हटन के अकॉर्डिंग अर्थ एक मशीन की तरह काम करती है। उसने कहा कि नो वेस्टिज ऑफ अ बिगनिंग और नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड, है ना, कि अर्थ की ना कोई बिगनिंग है और ना उसका कोई एंड है, तो प्रोसेस चलती रहती हैं, है ना। इरोजन, डिपोजिशन, अपलिफ्टमेंट, ये पूरी साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है ना। तो हमने देखा कि जेम्स सटन क्या है, फादर हैं मॉडर्न जियोलॉजी के, है ना। इन्होंने थ्योरी क्या दी थी, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। फेमस लाइन इनकी कौन सी है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, है ना। और इन्होंने विजुअलाइज किया कि अर्थ एक मशीन की तरह है ना। और एक स्टेटमेंट दिया, नो वेस्टिज ऑफ अ बिगनिंग नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड, है ना। इन्होंने जिसमें बताया कि प्रोसेस क्या है,
इनकी स्लो है, कॉन्टिन्यूअस है और साइक्लिक मैनर है, ठीक है। और जेम्स हटन के बाद ही, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी जो है इसके पहले लोग रिलीजियसली बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, है ना, और यहीं से निकल के जो थ्योरीज हैं वो साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गई हैं। अब हम देखते हैं जॉन प्लेफेयर द ग्रेट कम्युनिकेटर। तो जेम्स हटन ने आइडिया दिया, लेकिन उस आइडिया को पहुंचाया किसने? जॉन प्लेफेयर ने। इसीलिए जॉन प्लेफेयर को कहा जाता है द ग्रेट कम्युनिकेटर, है ना। 1802 में जॉन प्लेफेयर ने एक बुक पब्लिश की, उसका नाम है इलस्ट्रेशंस ऑफ हटनियन थ्योरी ऑफ अर्थ। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि इलस्ट्रेशन ऑफ हटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ ये किसने पब्लिश की है ना। तो आपके दिमाग में आएगा कि हटन है, तो हटन लिखी हो। लेकिन हटन की बुक याद रखना है कि हटन ने हटन नाम की बुक नहीं लिखी है ना। हटन नामक बुक किसने लिखी है? जॉन प्लेफेयर ने, है ना। इस बुक में उसने हटन के कॉम्प्लेक्स और ऑब्सक्योर जो राइटिंग थी उसकी, है ना, उसको क्लियर इंग्लिश और इजी लैंग्वेज में लिखा, और जिससे उसकी थ्योरी क्या हुई? बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में हुई, है ना। और यही एक रीज़न था, है ना, इसी के कारण जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो थ्योरी है ना, वो पॉपुलराइज्ड हुई, ठीक है। अब आता है जॉन प्लेफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ अकॉर्डेंट जंक्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब एक छोटी नदी, है ना, जैसे मान लो ये कोई एक बड़ी नदी है ना, जब इसमें कोई छोटी नदी आके मिलती है तो वो सेम लेवल पे मिलेगी, है ना। इन दोनों का लेवल यहाँ पे क्या होगा? सेम, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों नदियाँ धीरे धीरे अपनी वैली खुद काटती रहती हैं। तो अगर वैली किसी एक बड़ी डिजास्टर से बनी होती तो ट्राइब्यूटरी ऊपर या नीचे से मिलती, है ना, लेकिन सेम लेवल पे मिलना, है ना, ये प्रूफ है कि रिवर ने टाइम के साथ अपनी वैलीज बनाई है। तो ये जो लाइन है ये किसको सपोर्ट करती है? यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म को, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम जॉइन मेन रिवर एट द सेम लेवल, है ना। और इसका ये रीज़न था कि जो रिवर है अपनी वैलीज आने वाले टाइम में, है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो खुद ग्राफ करती हैं। देखिए अभी इस जगह पे हम किसी भी थ्योरी को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो एग्ज़ाम के बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इस पर एक डिटेल लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत जो भी है बैकग्राउंड आगे का थोड़ा बहुत वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो समझते हैं कि जॉन प्लेफेयर ने क्या किया है। जॉन प्लेफेयर ने हटन के आइडिया को केवल एक्सप्लेन नहीं किया है बल्कि उनको क्या किया है? साइंटिफिक प्रूफ दे दिया है। अब हम देखते हैं लुइस अगासिस की ग्लेशियल थ्योरी। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लेशियल थ्योरी किसकी है, तो आपको याद रखना है लुइस अगासिस का। इन्होंने डिस्कवर किया 1840 में इन्होंने इस्टेब्लिश की द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशिएशन, है ना, कि मतलब जो आज हमको हरी भरी ज़मीन दिखाई दे रही है वहाँ कभी बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो लुइस अगासिस ने कहा कि सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट पर कभी बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। अगासिस का मेन आइडिया ये था कि पास्ट में एक क्या आइस एज आया था, है ना, जिसने पूरे नदर्न हेमिस्फीयर को क्या किया था? आइस से कवर करके रखा था, है ना। आज जो हम लैंड फॉर्म्स देखते हैं वो उसी बर्फ की वजह से बने हुए हैं, है ना। इसका एविडेंसेस क्या है, इसके क्या प्रूफ है? तो अगासिस ने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं जो ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पे उनका कोई सोर्स नहीं था। ऐसे पत्थरों को क्या बोलते हैं? इरेटिक बोल्डर्स। ऐसे बड़े पत्थर ना जो ऐसी जगह पे मिले हैं जिनका कोई सोर्स ही नहीं था, वो आइस के कारण आ गए हैं। उसने बताया कि ये पत्थर ग्लेशियर के साथ दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारे पॉलिश्ड बेड रॉक जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मिले हैं ये इसके एग्जाम्पल थे, है ना। तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में उसने बेड रॉक पर स्क्रेचेस और पॉलिसेस देखी कि पॉलिश लगे हुए थे। ये मार्क्स सिर्फ चलती हुई ग्लेशियर ही बना सकते हैं। अगर कोई ग्लेशियर चल रही है ना, तो वही इसके मार्क्स बना सकती है, ठीक है। इसीलिए लुइस अगासिस को फादर ऑफ ग्लेशियोलॉजी भी कहा जाता है। तो हमने देखा लुइस अगासिस से हमको याद रखना है कि इन्होंने 1840 में थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशिएशन दिया था, है ना। इन्होंने आइस एज नदर्न हेमिस्फीयर में दिया, है ना। इन्होंने आइस एज का एविडेंस क्या दिया? इरेटिक बोल्डर्स, है ना, और पॉलिश्ड बेडरॉक, और इनको फादर ऑफ ग्लेशियोलॉजी भी कहा जाता है। अब तक हमने ये समझा कि आइस एज आया, लेकिन सवाल ये था क्या आइस एज एक ही बार आई थी या फिर बार बार आई? इसका जवाब दिया पेंक और ब्रुकनर, है ना। पेंक और ब्रुकनर ने प्लीस्टोसीन एपोक के दौरान
किस एपॉक? प्लीस्टोसीन। अल्प्स रीजन में ग्लेशियर को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि ग्लेशियर एक बार नहीं बल्कि 4 बार आई है ना, और किस एज में? प्लीस्टोसीन एज में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका जो वर्क है 1909 में, डाई एल्पाइन आईएम इलिसेटेटर, है ना, जिसका मतलब है द अल्प्स इन द आइस एज, है ना। इसमें इन्होंने 4 अलग अलग ग्लेशियल एडवांसेस बताए कि आए हैं, आइस एज आई है अल्प्स में, प्लीस्टोसीन एपॉक में, है ना। इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हर बार पूछता है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि इसका नाम था गुंज मिंडल रिस बुर, है ना। गुंज क्या थी? ओल्डेस्ट से यंगेस्ट। तो पेंक और बुकरन ने सिर्फ आइस की बात नहीं की, उन्होंने ये भी प्रूव किया कि 2 ग्लेशियल स्टेजेस के बीच में एक लॉन्ग वार्म पीरियड भी आए हैं। इन्हीं को हम इंटरग्लेशियल पीरियड भी कहते हैं। इंटरग्लेशियल पीरियड क्या है कि 2 ग्लेशियल स्टेजेस के बीच में जो लॉन्ग वार्म पीरियड आए हैं उनको हम इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं, है ना। तो जो ग्लेशियल है ना, वो कोई कॉन्टिन्यूअस आइस नहीं है ना, कि एक टाइम है, बर्फ है और वो पूरा टाइम बर्फ ही बर्फ, ऐसा नहीं है। पहले आइस एज आई, फिर एक वार्म पीरियड आया और फिर आइस एज आई। थ्योरी ने क्लियर किया कि अर्थ का क्लाइमेट क्या है? स्टैटिक नहीं है ना, वो कैसा है? साइक्लिक है ना। कभी कोल्ड आ रहा है, कभी वार्म है ना, कोल्ड वार्म इसके फेजेस में घूमता रहता है। तो अब तक हमने जो थ्योरीज पढ़ी, है ना, तो अब हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं? क्या सिर्फ टाइम से लैंडफॉर्म बन जाते हैं? ऐसा तो नहीं होगा, है ना, कि या फिर कोई मूवमेंट लगता है या कोई फोर्सेस हैं। तो इस सवाल पर, है ना, जियोग्राफी में बहुत बड़ा डिबेट हुआ, है ना। ये डिबेट थी किसके बीच में? डेविस और पेंक के बीच में, है ना। डेविस ने 1899 में साइकिल ऑफ इरोजन दिया था और पेंक ने 1924 में, है ना, डेविस को क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो डेविस ने बोला कि पहले क्या होगा? अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद इरोजन स्टार्ट होगा, है ना, और उसके बाद ओल्ड स्टेज आएगी। लेकिन पेंक बोला कि ऐसा नहीं होगा। अपलिफ्टमेंट, है ना, और इरोजन दोनों साथ साथ चलेंगे। अपलिफ्टमेंट होगा और इरोजन होगा, ये दोनों क्या चलेंगे? साथ में चलेंगे, ठीक है। तो इस डिबेट के बाद जियोग्राफी में क्या हुआ? डायरेक्शन शिफ्ट हुआ, है ना, जिससे 1950s में हमें क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन देखने को मिला, है ना। तो यहाँ से जो जियोमॉर्फोलॉजी थी वो अब सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं, यहाँ से मेजरमेंट भी स्टार्ट हो गया। और स्टॉलर और आर.ई. हॉर्टन ने, इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस, स्ट्रीम नेटवर्क्स, है ना, इनके बाइफर्केशन रेशियो, जो है ना, ड्रेनेज की डेंसिटी क्या होगी, इन सारी चीज़ों पे जोर दिया, ठीक है। एमपी सेट में क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रीम नेटवर्क किसका है? आर्थर स्टॉलर और आर.ई. हॉर्टन का। यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि मतलब किसके बाद, अब मान लो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसके बाद जो जियोग्राफी थी वो अब डिस्क्रिप्शन नहीं, उसमें अब मेजरमेंट भी होने लगा। तो ये आपको याद रखना है कि 1950s में जब क्वांटिटेटिव शिफ्ट आया उसके बाद से क्या हो गया? जियोग्राफी अब केवल डिस्क्रिप्शन नहीं रह गई है, अब इसमें क्या होने लगा? मेजरमेंट भी होने लगा है चीज़ों का। अब 1960s में आ गई प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, है ना, कि जियोमॉर्फोलॉजी को पूरी तरह से एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दे दिया, है ना। तो इसने एक्सप्लेन किया कि जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं? रॉ मटेरियल निकालती हैं अंदर से, है ना, और जैसे उससे क्या बनता है? माउंटेन बनते हैं, ओशियंस बनते हैं। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, है ना, जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, वो उनको क्या करती हैं? शेप देती हैं। जैसे हिमालय जो बने हैं वो इंडोजेनेटिक फोर्सेस में बने हैं, लेकिन जो रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, है ना। तो इस स्टेज के बाद अगर हम देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी जो है अब थ्योरी नहीं रही है, ये अब पूरी तरह से साइंस बन गई है, जो कि मेजरेबल, डायनेमिक और ग्लोबल बन चुकी है। तो यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, कि डेविस ने क्या दिया था? साइकिल ऑफ इरोजन कब दिया था? 1899। पेंक ने डायनेमिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी कब दी थी? 1924।
क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कब आया, 1950s, प्लेट टेक्टोनिक्स कब आई, 1960s। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। एमपी सेट एकदम फैक्ट पे बात करता है, वो इतनी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज आपकी नहीं चाहता है ना। अब मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर एक लिस्ट तैयार कर दी है कि कौन कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो चलिए हम एक एक करके थ्योरीज और उसके प्रोपोनेंट्स को देखते हैं। मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया है कि आप एग्ज़ाम से पहले जाके केवल एक बार देखें और सीधे एग्ज़ाम देने चले जाएँ। तो देखिए, इसको एक एक करके मैं आपको याद करा दूँगा। जैसे जीके गिलवर्ट है ना, इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया लैंड फॉर्म्स अलग अलग पार्ट में यूएसए के। तो जैसे गिलवर्ट, गीला क्या है, यूएसए, यूएसए क्या हो गया है, गीला हो गया है, ठीक है। फिर बीडी और सिवजिक, इनकी क्या है, कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन है ना। तो ये आप याद रखने ना, बीड़ी पीने से कष्ट होता है ना, कष्ट से कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन। तो बीडे एंड सिवजिक ने क्या दिया था, कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन। पेल्टियर ने पेरीग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, ये तो याद हो जाएगा, पेल्टियर पेरी है ना, पेल्टियर पेरी ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन। क्रिकमैन ने क्या दिया था, पेनप्लेनेशन साइकिल दिया था। और इन्होंने अनइक्वल एक्टिविटी की थ्योरी दी थी 1975 में, है ना। इसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिए, है ना। तो एलसी किंग ने पेडिप्लिनेशन साइकिल दी, हिल स्लोप साइकिल दी, रिवर साइकिल दी और लैंडस्केप साइकिल दी। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो किंग ने लैंडस्केप के हिल में रिवर से पेड़ लगाया। तो किंग ने लैंडस्केप से लैंडस्केप साइकिल, है ना, हिल से हिल स्लोप साइकिल, रिवर से रिवर साइकिल और पेडिप्लेनेशन से पेड़ से पेडिप्लेनेशन साइकिल। पुग की सवाना साइकिल ऑफ इरोजन, है ना, इसका कोई निमोनिक्स है नहीं। सूम ने एपिसोडिक इरोजन मॉडल दिया था 1975 में। जीटी हैक स्टॉलर, है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी, ठीक है, हैक कर लिया किसको, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, ठीक है। मोरिसावा ने किया था जियोमॉर्फो थ्रेशोल्ड थ्योरी और टेक्नो लैंडफॉर्म थ्योरी, है ना। तो इसको याद करने के लिए मोर ने टेक्नोलॉजी सीख ली, ठीक है। फिर चार्ल्स लिल ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी दी है। तो मेरे से जितना हो सका है उस थोड़ा बहुत ट्रिक्स का यूज करके, है ना, और जो फैक्ट्स हैं इनको तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। थोड़ा बहुत आप लोग ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आई गारंटीड यू यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और एमपी सेट इतना ज़्यादा डिटेल पूछता भी नहीं है। जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने में मेरे को 4 महीने लग गए थे। जो चीज़ें मैंने आपको दे दी है एक स्लाइड में निकाल के, ये इकट्ठा करने में मेरे को 4-6 महीने लग गए होंगे। अगर आप भी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको एक प्रॉपर 8-10 स्लाइड्स में दे दी हैं, उसको आपको इकट्ठा करने में कम से कम साल भर लग जाएंगे, है ना। तो मैंने आपके लिए प्रॉब्लम ना हो तो वो चीज़ मैंने कर ली है। तो आप लोग केवल पढ़ाई पे ध्यान दें और पूरा लेक्चर लीजिए। आगे आने वाली स्लाइड्स में बहुत कुछ है आपके लिए। तो चलिए हम समझते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है। तो हमने आज तक केवल 12 किलोमीटर का ही गहरा गड्ढा खोदा है, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस है वो लगभग 6371 किलोमीटर है। इस फैक्ट को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ की रेडियस क्या है, 6371 किलोमीटर। तो अब तक हम केवल 12 किलोमीटर गड्ढा ही खोद पाए हैं, तो जबकि अर्थ की रेडियस 3671 किलोमीटर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या है। इसके लिए हम 2 तरीके यूज करते हैं। पहला है डायरेक्ट सोर्सेस, है ना, जिसमें हम डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कोला सुपर डीप बोर होल से हमें रॉक के सैंपल्स मिलते हैं, है ना। वॉल्केनिक इरप्शन से हम देख सकते हैं मैग्मा का एनालिसिस करके कि जब लावा बाहर आता है तो अपने साथ नीचे के मटेरियल मैग्मा लेकर आता है, तो उसको टेस्ट करके हम चीज़ें समझ सकते हैं। अब कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं जैसे सीस्मिक वेव्स, है ना, कि भूकंप से जो तरंगे निकलती हैं, ई वेव और एस वेव की स्पीड और जो उनकी डायरेक्शन, जो इनकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज होने से पता चलता है कि अर्थ अंदर से सॉलिड है या लिक्विड, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग अब यहीं पे याद रख लीजिए कि यस वेव, है ना, लिक्विड से पास नहीं होती है। इसी से हमें पता चलता है कि जो अर्थ का आउटर कोर जो है
वो क्या है, लिक्विड है ना। फिर मेटेओराइट्स है ना, क्योंकि अर्थ और जो मेटेओराइट्स हैं एक ही नेबुला से बने हैं तो इनका कंपोजिशन लगभग सेम होता है ना। ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म, तो ग्रेविटी क्या होती है कि अर्थ के अलग अलग हिस्सों में ग्रेविटी अलग होती है, पोल्स पे अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है ना, जो उसकी डेंसिटी को बताती है कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, है ना। मैग्नेटिज्म क्या होता है, सेंटर की तरफ ज़्यादा होता है, पोल की तरफ कम होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताता है कि कोर में क्या है, आयरन और निकल है, आयरन और निकल जैसे हैवी मेटल्स हैं, ठीक है। एडवर्ड सुएज ने, है ना, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इनको 3 लेयर में बांटा है। तो पूछने का सबसे पुराना तरीका है, जैसे पहला सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ में पाया जाता है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ये मुख्य ग्रेनाइटिक रॉक से बनी होती है, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, लगभग 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये लेयर क्या होती है, हल्की होती है ना, इसीलिए ये सीमा के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है ना। फिर सेकंड लेयर में हम देखते हैं ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, ये सियाल के नीचे होती है, मोस्टली ओशियनिक क्रस्ट जो होती है इससे बनी होती है ना। मेनली इसमें सबसे ज़्यादा बेसाल्टिक रॉक पाए जाते हैं, है ना। इसकी मीडियम डेंसिटी होती है लगभग 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्केनिक इरप्शन के लिए जो मैग्मा है यहीं से निकलता है। लास्ट लेयर है नीफे, निकिल और फेरस, ये मेनली कोर एरिया में पाई जाती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होती है ना। इसमें निकिल और फेरस जैसे हैवी मेटल्स मिलते हैं, है ना, इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 11 to 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये नीफे की ही वजह से अर्थ एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब हम एडवर्ड सुएज के केमिकल कंपोजिशन मॉडल के बाद आर्थर होम्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मॉडर्न लेयरिंग की गई है, अब उसको देखते हैं कि फिजिकली जो अर्थ है वो कैसा बिहेव करती है, उसके बेसिस पे आर्थर होम ने इसको डिवाइड किया गया है। तो जैसे पहली लेयर है लिथोस्फीयर, ये क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेटल से लगभग ऊपरी जो 100 किलोमीटर बनी हो, ये ब्रिटल होती है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी टूटने वाला, है ना, बहुत ही जल्दी टूट जाती है ना। और इन्हीं से क्या होती है, प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकंड लेयर है एस्थेनोस्फीयर, ये 100 to 400 किलोमीटर के बीच होती है, ये सेमी लिक्विड या प्लास्टिक स्टेट में होता है ना। इसमें क्या होती है, इस पर जो प्लेट्स हैं वो फ्लोट करती हैं और मैग्मा यहीं से बाहर आता है। फिर मीजोस्फीयर, लोअर मेंटल लेयर को मीजोस्फीयर कहते हैं। बैरिस्फीयर जो कोर है ना, इनर और आउटर कोर है, इसको बैरिस्फीयर कहा जाता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो मॉडर्न व्यू के हिसाब से अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किए गए हैं। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला भाग है ना, सबसे ये ऊपरी परत होती है, ये पूरे अर्थ का केवल 1% होती है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है लगभग 30 to 70 किलोमीटर में पाई जाती है ना। ये मोस्टली जो ओशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 to 70 किलोमीटर में होती है, ओशियनिक क्रस्ट 5 to 10 किलोमीटर में होती है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होती है, ग्रेनाइटिक रॉक से बनी होती है, ओल्डर होती है। जो ओशियनिक क्रस्ट है वो पतली होती है, ये बेसाल्ट रॉक से बनी होती है, ये यंगर होती है। इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और ये सबसे पतली लेयर है, ये लगभग पूरे अर्थ का 1% हिस्सा है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, थिक होती है पर हल्की होती है ओशियनिक क्रस्ट के हिसाब से, है ना। और ये क्या होती है, पूरे अर्थ सरफेस का 1% होती है, जो हम पहले देख चुके हैं। फिर मेंटल क्या होता है, अर्थ की सबसे बड़ी लेयर है ना, लार्जेस्ट लेयर है वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए, इसका ये 2900 किलोमीटर तक जाती है। इसमें पेरिडोटाइट रॉक मिलती है और यहीं मैग्मा का सोर्स है। फिर कोर है ना, ये 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। इसका आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है ना, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड में है। किसके कारण, एक्सट्रीम हाई प्रेशर के कारण। आउटर कोर लिक्विड स्टेट है और यहीं से क्या होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना। इसके पहले हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि यस वेव क्या होती हैं,
आउटर कोर से पास नहीं होती हैं, क्योंकि जो सॉलिड वेव है वो लिक्विड में पास नहीं करता है ना। ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब इसकी कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ बची हुई हैं, वो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज़, है ना। तो डिसकंटिन्यूटीज़ वो बाउंड्रीज होती हैं जिसमें सिस्मिक वेव्स जो होती हैं अपनी स्पीड को बदलती हैं, है ना। इन्हें ऊपर से नीचे याद करने का सीक्वेंस ये है ना। इसको याद करने की एक ट्रिक है CMRGL। तो इसकी ट्रिक है, कार में राहुल गांधी ले गए, है ना। तो कार में राहुल गांधी ले गए। तो C से कॉनराड, M से मोहो, R से रेपिटी, G से गुटेनबर्ग, L से लेहमान। तो कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है? ये अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में होती है, या तो कहें कि लिथोस्फीयर या अपर क्रस्ट के बीच में होती है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। रेपिटी अपर या लोअर मेंटल के बीच में होती है। गुटेनबर्ग जो होती है मेंटल और कोर के बीच में होती है। लेहमान जो होती है आउटर और इनर कोर के बीच में होती है ना। हमेशा आपको ये याद रखना है, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं डेंसिटी क्या होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से इंक्रीज होके 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है अर्थ के सेंटर में बहुत भारी मटेरियल दबा हुआ है ना, जिसे हम देखते हैं नीफे, है ना, निकिल और फेरस। तो चलिए हम अर्थक्वेक को समझते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? एक सडन वाइब्रेशन होता है या शेकिंग ऑफ अर्थ होता है ना, अर्थ के क्रस्ट का। इससे क्या होती है, जो रॉक के अंदर एक्यूमुलेट एनर्जी होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। के रॉक्स में जो दबी हुई एनर्जी अचानक से निकलती है तो अर्थक्वेक होता है। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ठीक है, तो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या होती है, अर्थक्वेक के रॉक्स में जो दबी हुई एनर्जी है जब वो अचानक से निकलती है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तो अर्थक्वेक की एनाटॉमी को अगर हम समझें तो सबसे पहले होता है फोकस, है ना। तो ये अर्थ के मान लो ये सरफेस है और ये अंदर एस्थेनोस्फेयर, है ना, जहाँ पे प्लेट्स हैं। तो अर्थ के अंदर का पॉइंट जहाँ से एनर्जी निकलती है इसको क्या बोलते हैं, फोकस, है ना। फिर फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस के पास क्या होता है, एपिसेंटर, है ना। अब फोकस से क्या होती है, एनर्जी अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी से जाती है। तो ऐसी बहुत सारी जगह होंगी, है ना, जहाँ की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो सेम इंटेंसिटी वाले जो इलाके हैं उनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोसिस्मल लाइन। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने देखी कि फोकस या हाइपोसेंटर क्या होता है ना। हाइपो सेंटर क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ से एनर्जी क्या होती है, निकलना शुरू करती है, ये अर्थ के अंदर होती है। एपिसेंटर क्या होता है, फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस पर वो पॉइंट जहाँ सबसे पहले झटके महसूस होते हैं, है ना, उस जगह को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। और आइसोसिस्मल लाइन क्या है, मैप पर वो लाइन जो एक जैसी इंटेंसिटी वाले इलाकों को क्या करती है, आपस में कनेक्ट करती है। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनको 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले होती है बॉडी वेव, है ना, और सरफेस वेव। तो बॉडी वेव्स क्या होती हैं, ये अर्थ के अंदर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, पहली है पी वेव्स। पी वेव प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ये सबसे फास्ट होती हैं, है ना। ये ट्रेवल कर तीनों लेयर, तीनों लिक्विड सॉलिड गैस सबसे गुजर सकती हैं, है ना। ये साउंड वेव की तरह होती हैं। कंप्रेशन और एक्सपेंशन इनमें होता है। फिर एस वेव क्या होती हैं, सेकेंडरी या ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये केवल सॉलिड से गुजर सकती हैं, है ना। ये लिक्विड और गैस में नहीं होती हैं। ये रस्सी की तरह अप एंड डाउन, रस्सी की तरह क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इसी से अर्थ का आउटर कोर लिक्विड है हमको ये पता चलता है। ठीक है, अब दूसरी तरह की जो वेव्स होती हैं वो होती हैं सरफेस वेव, है ना, जो कि सरफेस के अलॉन्ग ट्रेवल करती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, विध्वंसकारी होती हैं, है ना। पहली है एल वेव, है ना, जिसको लव वेव कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। आर वेव्स क्या होती हैं, ये रोलिंग और इलेक्ट्रिकल मोशन इनका होता है। ये बिल्डिंग जो गिरती हैं ये इसके कारण ये क्या होता है, राउंड राउंड घूमता है, जिसके कारण ये पूरी तरह से जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं उनको क्या करता है, पूरी तरह से गिरा देता है। तो अब हम शैडो जोन को समझते हैं। शैडो जोन क्या होता है, अर्थ का वो हिस्सा होता है ना, जहाँ पे वेव क्या होती हैं, डिटेक्ट
नहीं होती हैं। अर्थ का वो जोन जहाँ पे सिस्मोग्राफ क्या करता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है वेव्स को, ठीक है। तो पी वेव का जो शैडो जोन है 103 डिग्री टू 142 डिग्री है इपी सेंटर से, है ना। और एस वेव का शैडो जोन क्या है 103 के बियॉन्ड ये के बाद पूरा एरिया, है ना, क्योंकि न तो एस वेव लिक्विड और गैस दोनों से नहीं निकल पाती है ना, तो ये पूरे कोर से नहीं निकल पाती है ना, इसीलिए 103 डिग्री के बाद ये देखने को नहीं मिलते हैं। अब मेजरमेंट स्केल, तो रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को नापता है, ये इसकी रेंज कितनी होती है 0 से 10। मर्केली स्केल इंटेंसिटी को नापता है, ये क्या होती है 1 से 12 तक इसकी रेंज होती है। अब इसको याद कैसे करें, है ना। एम आर आपने देखा होगा, है ना, जो दवाइयाँ बेचते हैं एम आर, है ना। एम आर मतलब एम से मैग्नीट्यूड, आर से रिक्टर स्केल। फिर दूसरा है ट्रिक आई एम, है ना, आई से इंटेंसिटी, एम से मर्केली, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको एम आर और आई एम से याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, एनर्जी को नापती हैं, है ना। ये इंटेंसिटी के कितना धमाका हुआ, है ना, नुकसान कितना हुआ, वो कौन नापता है, मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल ये क्या बताता है कि किस एनर्जी के साथ, किस ऊर्जा के साथ, है ना, अर्थक्वेक आया है ना, उसकी जो रेंज है। और मर्केली स्केल क्या बताता है, उसकी इंटेंसिटी बताता है कि धमाका कितना तेज था। एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जो सिस्मोग्राफ प्रोड्यूस करता है, इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो इंडिया में 4 सिस्मिक जोन थे, पहले 5 थे, है ना। पहले अब याद ये रखना है कि पहले 5 थे, 1 2 3 4 5, अब 1 को हटा दिया गया है, अब कितने हैं, केवल 4 हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जोन फिफ्थ जो होता है वो सबसे हाई रिस्क जोन होता है, और जोन सेकंड जो होता है वो लोवेस्ट रिस्क जोन होता है ना। तो जोन फिफ्थ जो है वो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है, जोन फोर्थ जो है हाई डैमेज रिस्क जोन है, जोन 3 जो है मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन है, और जोन सेकंड है ये क्या है, लो डैमेज रिस्क जोन है ना, यहाँ पे खतरा सबसे कम होता है। अब देखते हैं हम वोल्केनो को। वोल्केनो क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट में एक दरार या कोई छेद, है ना, जहाँ से मैग्मा, गैस या पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स जब बाहर आते हैं, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं, है ना। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब तक जो मटेरियल है अगर अंदर है ना अर्थ के, तो उसको बोलते हैं मैग्मा। जैसे ही अर्थ सरफेस के बाहर आ गया तो इसको बोलते हैं लावा। फिर पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या होता है, ये जो राख और पत्थर बाहर फेंके जाते हैं तो उनके साइज के हिसाब से ये बनता है, ठीक है। तो कौन कौन से मटेरियल इससे निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो अब पायरोक्लास्ट क्या होता है कि जो राख और पत्थर बाहर निकलते हैं उनके साइज अलग अलग हिसाब से होते हैं। जो ऐश होती है वो लेस देन 0.25 होती है ना। लेपली जो होती है 2 to 64 mm की होती है। ये PYQ में पिछले ही साल इसका क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जो भी टीचर जिससे भी आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक छोड़ के ही जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि बच्चे हैं, बच्चे पढ़ के गए होंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं और बेसिक बेसिक चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। और MPZ क्या करता है, यही बेसिक चीज़ों को उठा देता है, तो हम एग्जाम में ये देखते हैं पता नहीं ये कहाँ से आ गया यार, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है ना, हमें बेसिक पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो ये इस बार के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार एस पूछ सकता है, लैपिली पूछ सकता है, या वॉल्केनिक बॉम्ब पूछ सकता है कि वॉल्केनिक बॉम्ब का साइज क्या होती है 64 mm, है ना। ये बहुत बड़े बड़े गोला बारूद, है ना, जो बाद में क्या होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, है ना, इरप्शन के हिसाब से। शील्ड वॉल्केनोस क्या होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं, है ना। ये बसाल्टिक रॉक्स होते हैं, ये बहुत फ्लूइड होते हैं, है ना, ये फैल जाते हैं पूरी तरह से, तो इनकी एक्सप्लोसिविटी बहुत ही कम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हवाई का मोना लोआ, हवाई का। फिर कंपोजिट वॉल्केनो क्या होते हैं, इनको स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं। इनके जो कोन्स होते हैं हाई होते हैं, इनका जो लावा होता है बहुत ही गाढ़ा होता है ना। तो वो निकलने में क्या होती है, उसको दिक्कत लगती है, एक बार में पूरा निकल नहीं पाता, फ्लूइड है नहीं, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा विस्कस है तो इसको निकलने में दिक्कत होती है। तो जब ये निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, एक्सप्लोजन करता है ना। इसका एग्जांपल है माउंट फ्यूजी, सेंट हेलेंस USA का, है ना। कैल्डेरा क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है और ये खुद में ही
क्या होता है, फटने के बाद खुद में ही धंस जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेक टोबा, तो जो ये वेंट होता है, मुहाना जो होता है वोल्केनो का, यही बाद में जब बड़ा हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, कैल्डेरा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम केमिकल नेचर देख लेते हैं लावा का, कि लावा का केमिकल नेचर कैसा होता है। तो जो एसिडिक लावा होता है उसको हम फेल्सिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा सिलिका का कंटेंट है ना, इफ़ सिलिका का कंटेंट इज हाई, है ना, तो ये क्या होगा, गाढ़ा भी उतना ज़्यादा होगा, है ना। और लेकिन इसका कलर कैसा होगा, लाइट होगा, है ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। तो मतलब एक चीज़ लाइट रहेगी और बाकी सारी चीज़ें बड़ी होंगी। तो इससे क्या होंगे, कोन्स, स्टीक कोन्स बनेंगे। फिर बेसिक लावा क्या होता है, इसमें सिलिका का कंटेंट क्या होता है, लो होता है ना। ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा होगा, है ना, तो मतलब इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, है ना। लेकिन इसका कलर क्या होगा, डार्क होगा, है ना। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी। लावा है और अगर विस्कस नहीं है, फ्लूइड है, तो ये क्या होगा, फैल जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू का, है ना, कि यहाँ का जो लावा था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड था, तो ये पूरी तरह से फैल गया। तो यहाँ सील्ड बनती हैं और प्लेट्यूज बनते हैं। अब पिछले बार इस जगह से क्वेश्चन पूछा था कि टेफ्रा क्या होता है ना, साइज क्या है टेफ्रा का और डिस्क्रिप्शन क्या होता है। टेफ्रा क्या होता है, पायरोक्लास्ट डेब्रिस होता है, पायरोक्लास्ट डेब्रिस, है ना, कि मतलब कि वोल्केनो से निकलने वाले जो अलग अलग मटेरियल होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, हम टेफ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वोल्केनिक डस्ट, है ना, इसकी साइज़ क्या होती है, लेस देन 0.25 mm, है ना। ये बहुत ही फाइन पाउडर जैसा होता है। वोल्केनिक ऐश क्या होती है, लगभग लेस देन 2 mm। सैंड लाइक वर्टिकल्स, लेपिली क्या होता है, 2 to 64 mm। ये छोटे छोटे पत्थर जैसा होता है ना। ये लेपिली, ये पिछले बार का क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन आया था। इस बार के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगली बार जब आप एग्जाम दे के आओगे तो देखोगे इसी स्लाइड से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। फिर वॉल्केनिक बॉम्ब, ये मोर देन 64 mm है। ये लार्ज मोल्टन ब्लॉक्स होते हैं जो एयर में ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक ब्लॉक्स भी 64 mm से ज़्यादा होते हैं, है ना। ये बहुत बड़े बड़े जो चंक्स हैं रॉक्स के, वो पाए जाते हैं। तो अगर हम इनके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कम पैसिफिक बेल्ट रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में लगभग 80% एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं। मिड अटलांटिक रीच सी फ्लोर स्प्रेडिंग जोन में भी पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन बेल्ट कॉन्टिनेंट कोलिजन जोन में भी पाए जाते हैं। टाइप ऑफ वोल्केनो, है ना, टाइम के हिसाब से किस किस टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। एक होता है एक्टिव वोल्केनो जो आता रहता है ना, हर टाइम पे, जैसे स्टोम्बोली, जिसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये क्वेश्चन भी पिछले बार आया हुआ है ना, PYQ में। इस बार हो सकता है एटना पूछ ले, कोटोपैक्सी पूछ ले, एरबस पूछ ले। तो एटना कहाँ है, इटली में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट एरबस अंटार्कटिका, है ना। डोरमेंट क्या होता है, जो काफ़ी वक्त से शांत है और आगे कभी भी फट सकता है ना। जैसे फ्यूजियामा जापान का, नारकोंडम इंडिया का, वेसुवियस इटली का। एक्सटेंट क्या है, तो जो कभी फटे थे पर फ्यूचर में आने के उनके कोई चांसेस नहीं है। जैसे माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, माउंट पोपा म्यांमार का, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा, है ना, चांसेस हैं। तो पहला है फ्यूमरोल्स, है ना, जब वेंट से केवल गैस और वेपर निकले, है ना। ये सबसे लास्ट स्टेज होती है जब वोल्केनो आता है, जब सारे मटेरियल्स निकल जाते हैं तो सबसे लास्ट में केवल धुआं और वेपर निकलता है, भाप निकलती रहती है, तो इसको बोलते हैं फ्यूमरोल्स। सल्फ तारा क्या होता है, फ्यूमरोल्स मतलब गैस और वेपर के साथ क्या निकले, सल्फर निकले, तो ये सल्फ तारा बन जाता है। फिर गीजर क्या होता है, जब हॉट वाटर निकलने लगे उससे, ठीक है। फिर लहर क्या होती है, ये मड फ्लो होता है वोल्केनिक, है ना। फिर नुआ आइडेंटे, ग्लोइंग, नुआ आइडेंटे ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ना। ये क्या होता है, सुपर हीटेड जो गैस होती है ना, और राख का एक चमकता हुआ क्या है, चमकता हुआ बादल है, ठीक है। तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं साथ में तो क्या बनाते हैं, जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो मिनरल बनाते हैं, है ना। जब दो या दो से अधिक मिनरल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, रॉक। तो रॉक क्या होते हैं, एग्रीगेट होता है दो या दो से अधिक मिनरल का, है ना, जो क्या करता है, अर्थ के सरफेस का सॉलिड पार्ट बनाता है ना। तो इन्हें बनाने के तरीके के हिसाब से इनको 3 पार्ट में बांटा जाता है। तो इग्नियस रॉक को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बनी है ना। तो और बनी कैसे है, मैग्मा या लावा के ठंडा होने से और उसके सॉलिडिफिकेशन से, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है ना। इनमें फॉसिल नहीं मिलते हैं
और ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर की होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, इनको आसानी से इरोड नहीं किया जा सकता है। अब ये इनके टाइप जो हैं, या तो इंट्रूसिव होगी या तो एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब इनको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, जो क्या हो, जब मैग्मा क्या होता है ज़मीन के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक या इंट्रूसिव रॉक। तो जैसे लार्ज क्रिस्टल जैसे ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, है ना, ये जब अंदर ही होते हैं तो बहुत सारे शेप बनते हैं जब मैग्मा अंदर ही क्या होता है, जमा हो जाता है। तो जैसे, तो बैथोलिथ क्या होता है, डोम शेप्ड होता है। जब जो मैग्मा है अर्थ के अंदर एक डोम का आकार ले ले, गुंबद का आकार ले ले, तो उसे बैथोलिथ बोलते हैं। लैकोलिथ क्या होता है, मशरूम शेप्ड होता है ना, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होता है, लैकोलिथ, है ना। फिर सिल क्या होता है, हॉरिजेंटल लेयर के जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ हो, है ना। डाइक क्या होता है, वर्टिकल वॉल लाइक स्ट्रक्चर अगर हो। फिर फैकोलिथ क्या होता है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन फॉर्म में अगर बना हुआ है रॉक अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ। ठीक है, एक्सक्लूसिव रॉक क्या होता है, वॉल्केनिक रॉक होता है जो कि सरफेस में आने के बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, जो क्रिस्टल बनते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल बेसाल्ट, ट्रायोलाइट, एंडेसाइट, प्यूमिस, है ना। प्यूमिस से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स जो वॉल्केनिक के द्वारा बनाए गए बने हैं, है ना। तो जब इंट्रूसिव रॉक क्या होती है, जब पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा क्या होता है, कूल हो रहा होता है, तो इसमें क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल बनते हैं जैसे ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो। अब हम दूसरी रॉक देखते हैं, सेडिमेंट्री। इनको डेट्राइटल रॉक या लेड रॉक, इनको अवसादी चट्टाने भी कहते हैं। ये ऐसी रॉक है जिनमें क्या होता है, फॉसिल्स पाए जाते हैं। अब ये रॉक बनती कैसे हैं कि पुरानी रॉक के जब जो टुकड़े होते हैं, है ना, इग्नियस रॉक में जब क्या होती है, वेदरिंग की प्रोसेस होती है ना, तो जब ये टूटते हैं तो फिर डेनोडेशनल जो एजेंट होते हैं वो काम करते हैं, और फिर ये लेयर में डिवाइड हो जाती है। फिर जब ये लेयर आपस में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, है ना, तब क्या होता है, लिथिफिकेशन की प्रोसेस होती है और एक्यूमुलेशन होता है और बनती है क्या, सेडिमेंट्री रॉक, है ना। इनके अगर टाइप देखने की बात करें हम, तो ये या तो मैकेनिकली फॉर्म्ड होंगे, या तो केमिकली फॉर्म्ड होंगे, या तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होंगे, है ना। तो अगर मैकेनिकली फॉर्म्ड हो गए तो सैंडस्टोन बनेगा, कॉन्ग्लोमरेट बनेगा, सेल बनेगा, है ना। तो इसको याद करते सकते हैं एसएससी से, है ना, सैंडस्टोन, सेल और कॉन्ग्लोमरेट। अगर केमिकली फॉर्म हो रहा है तो पोटास, रॉक सॉल्ट और जिप्सम। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो रहा है तो कोल या लाइमस्टोन, है ना। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक, है ना। ये ट्रांसफॉर्म रॉक होती हैं, जो क्या होती हैं, चेंज होती हैं, है ना। चेंज होती हैं, अपना करेक्टर चेंज कर देती हैं, है ना, अपने आप को पूरी तरह से ढाल लेती हैं अलग रूप में, है ना। मतलब ये अपने आप को पूरी तरह से अपना रूप बदल देती हैं। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जाते हैं किसमें, हाई प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से, है ना, कि इनके कुछ ओरिजिनल रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होते हैं। जैसे ग्रेनाइट कन्वर्ट होता है नीसिक रॉक में, बेसाल्ट होता है सिस्ट में, लाइमस्टोन होता है मार्बल में, सैंड होता है क्वार्टजाइट में, क्ले होता है स्लेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो आइसोस्टेसी क्या होती है, तो सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो जैसे एक नाव होती है, वो पानी में तैरती है और अपना बैलेंस बना के रखती है, वैसे ही जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है ना, लिथोस्फेयर वाला जो पार्ट है ना, वो एस्थनोस्फेयर में, है ना, खुद का बैलेंस बनाकर कैसे तैर रही है ना, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोस्टेसी बोलते हैं। ये प्रपोज किसने किया था, C.E. डेटन ने 1889 में, है ना, सबसे पहली बार इसने टर्म दिया था, है ना। इसने लॉजिक क्या दिया कि ऊंचे उठे हुए जो भाग हैं जैसे माउंटेन है, और नीचे धसे हुए जो भाग हैं जैसे ओशियन बेसिन्स हैं, ये अपने वेट के हिसाब से बैलेंस रहने चाहिए, है ना। कि अगर कोई पहाड़ ऊंचा खड़ा है तो बैलेंस बनाए रखने के लिए उसे नीचे क्या, जैसे मान लो कोई ये पहाड़ है, तो जितना ये ऊपर है उसका क्या होगा, अपने 9 गुना वो क्या होता है, नीचे होता है ना। या तो वो उसके नीचे हो, या तो फिर उसकी क्या हो, डेंसिटी कम हो जाए। ठीक है, फिर अलग अलग जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी है। एरी की हाइपोथेसिस क्या थी, कि इनका कहना था कि सभी ब्लॉक्स की क्या होती है, डेंसिटी सेम होती है, पर उनकी जो थिकनेस है वो अलग होती है। तो जो पहाड़ जितना ऊंचा होगा, है ना, उसकी रूट क्या होगी, उतनी ही गहरी होगी। फिर प्रैट की हाइपोथेसिस क्या होती है, ये बोलता है कि सभी ब्लॉक्स एक ही डेप्थ तक जाते हैं, पर उनकी क्या होती है, डेंसिटी अलग अलग होती है ना।
तो अगर कोई पहाड़ ऊंचा है, अगर उसकी डेंसिटी कम है ना, और गहरे ओशियन फ्लोर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल रहेगा। हम नेक्स्ट देखते हैं हैफोर्ड एंड बॉबी, है ना। इन्होंने लेवल ऑफ कंपनसेशन दिया है ना। तो इन्होंने क्या किया, लेवल ऑफ कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, जहाँ पे एक फिक्स गहराई पर सबका प्रेशर क्या होता है, बराबर हो जाता है ना। फिर जॉली का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने जोन ऑफ कंपनसेशन की बात की है, यानी कोई एक लाइन नहीं बल्कि एक पूरी लेयर ही बैलेंस बनाती है ना। तो जॉली से जॉन याद रखना कि इन्होंने क्या किया है, जोन ऑफ कंपनसेशन की बात की है कि कोई एक लाइन डिसाइड नहीं करती है बल्कि एक पूरी लेयर ही बैलेंस बनाती है। फिर हैकेंस्टर ने क्या कहा है, इन्होंने बताया कि जो डेंसिटी वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह से बदलती है। तो देखिए मेरे बगल में रात के 3 बज रहे हैं और मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चिड़ियों की आवाज़ को आप इग्नोर करके प्लीज़ लेक्चर पे फोकस करें, है ना। बॉबी ने इक्वल मास इक्वल सरफेस का कॉन्सेप्ट दिया। तो अब हम समझते हैं जियो सिंक्लाइन। तो जियो सिंक्लाइन क्या होती है, एक लॉन्ग, नैरो, सैलो, है ना, एक मराइन डिप्रेशन होता है ना, जहाँ पे क्या होता है, सेगमेंट्स होते हैं लगातार जमा होते रहते हैं, है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है, क्रेडल्स ऑफ माउंटेन। क्रेडल्स ऑफ माउंटेन का मतलब ये पहाड़ों का एक पालना है ना। क्योंकि दुनिया के जितने भी फोल्ड माउंटेन्स हैं, चाहे हिमालय ले लो आप, अल्प्स हो गए, चाहे रॉकीज हो गए, ये सब इसी सैलो सी का ही रूप है ना। अगर हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करें तो जेम्स हॉल और डॉनन ने 1873 में इन्होंने सबसे पहले एप्लेशियन माउंटेन में इस फिनोमेना को देखा और जियोसिंक्लाइन टर्म दिया, है ना। ई हॉग ने क्या किया कि जियोसिंक्लाइन क्या है, दो रिजिड मासेस के बीच का मोबाइल जोन है ना। फिर कोबर का मान ने जियो टेक्टोनिक थ्योरी दी, है ना, जिसमें इन्होंने जियोसिंक्लाइन को माउंटेन बिल्डिंग से डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है। शूशर्ट ने क्या किया, एक डिटेल क्लासिफिकेशन दिया साइज और लोकेशन के हिसाब से। अब हम देखते हैं कोवर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी। कोवर ने बताया कि कैसे बेसिन के दबने से, है ना, कि बेसिन के स्क्वीज होने से, इस बेसिन के दबने से कैसे पहाड़ का फॉर्मेशन होता है, कैसे वो लोग बनते हैं। तो इन्होंने बोला क्रेटोजन वो स्टेबल और रिजिड लैंड मास है जो सिंक्लाइन के दोनों तरफ होते हैं, है ना, जैसे अंगारा लैंड एंड गोंडवाना। जैसे ये दो तरफ क्या है, ये रिजिड लैंड मास है और बीच में हमारा क्या है, तैथिस सीज, है ना। तो ये हो गया अंगारा लैंड और ये हो गया गोंडवाना लैंड। ओरोजन क्या है, वो मोबाइल बेल्ट या खुद जियोसिंक्लाइन जहाँ पे पहाड़ बनते हैं, मतलब ये वो सी है ना, जहाँ पे क्या होता है, जियोसिंक्लाइन की प्रोसेस होती है और पहाड़ बनते हैं। फिर रैंड कैटन क्या होता है, ये कंप्रेशन की वजह से, है ना, जियोसिंक्लाइन के किनारों पर बनने वाली मार्जिनल माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, कि कंप्रेशन की वजह से जियोसिंक्लाइन के किनारों पर, है ना, यहाँ पे अगर माउंटेन बन रहे हैं तो ये क्या होता है, रैंड कैटन। फिर जुशन वर्ग क्या होता है, दो माउंटेन के बीच का वो प्लेटू जो कंप्रेशन से बच गया है ना। जैसे ये दो क्या थे, हमारे लैंडमास थे, ये तैथिस था, ठीक है, ये माउंटेन बना, है ना, ये माउंटेन बना, लेकिन ये प्लेटू जो बच गया, है ना, यहाँ पे मान लो एक प्लेटू था, ये बच गया, इसको क्या बोलेंगे, जुशनबर्ग, ठीक है। जैसे हमारे इधर हिमालय बने हैं और इधर कुल्लुन माउंटेन है, ठीक है, और बीच में कौन सा बच गया, हमारा तिब्बतन प्लेटू बच गया, ठीक है। अब टूशर्ट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, है ना। मोनो जियोसिंक्लाइन क्या होती है, ये लॉन्ग, नैरो और सिंपल क्लासिफिकेशन, जैसे एप्लेशियन माउंटेन जो बने। पॉली जियोसिंक्लाइन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स है, जैसे रॉकी माउंटेन। मीसो जियोसिंक्लाइन बहुत ही ज़्यादा डीप और दो बड़े मैसिव कॉन्टिनेंट के बीच में जब जियोसिंक्लाइन बनती है ना, जैसे तैतीस सी, तो इसे बोलते हैं मीसो जियोसिंक्लाइन, ठीक है। तो माउंटेन बिल्डिंग, द स्टेजेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग को, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओरोजेनेसिस, है ना। तो कोबर के अनुसार ये माउंटेन बिल्डिंग की जो स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है लिथोजेनेसिस। तो सबसे पहले क्या होती है, क्रिएशन की स्टेज होती है ना। इसमें बेसिन में क्या होते हैं, सेडिमेंट्स जमा होते हैं, है ना। बेसिन में क्या होते हैं, सेडिमेंट्स जमा होते हैं और नीचे का जो फ्लोर होता है वो क्या होता है, सबसाइड करने लगता है, ठीक है। फिर आती है ओरोजेनेसिस। ये माउंटेन जब क्या होता है, दोनों तरफ से क्या होता है, कंप्रेशन का फोर्स लगता है, तो सेडिमेंट क्या होते हैं,
फोल्ड में बदलकर क्या बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं, है ना। मतलब जब ये हैं दो साइड से दोनों तरफ से प्रेशर लगा तो क्या होगा, ये उठ के ऐसे पहाड़ बन गए। ठीक है। फिर ग्लिप्टोजेनेसिस की फेज होती है। ये क्या होता है, डिस्ट्रक्शन की फेज होती है ना, कि जब इरोजन के कारण एक्सटर्नल एजेंट जो है, इरोजन हो गया, है ना, विंड के कारण हो गया। तो इरोजन के कारण जब क्या होते हैं, पहाड़ बनने के बाद एक्सटर्नल एजेंट जब इनको क्या करते हैं, तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये वाले स्टेज क्या कहलाते हैं, ग्लिप्टोजेनेसिस। अब हम कॉन्टिनेंट और ओशियन से रिलेटेड थ्योरीज को देखेंगे, है ना। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस किसने दिया था, एफ.बी. टेलर ने 1910 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर PYQs में पूछा गया है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी, अल्फ्रेड वेगनर ने दी 1912 में। वेगनर ने बताया कि पहले दुनिया के जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक साथ ही जुड़े हुए थे, है ना, जिसको क्या बोलते थे, पेंजिया, है ना। और एक मैसिव ओशियन था जिसका नाम था पेंदलासा, है ना, जिसने पेंजिया को चारों तरफ से घेर रखा था। लगभग 200 मिलियन ईयर साल पहले पेंजिया क्या हुआ, दो टुकड़ों में टूट गया, है ना, और बढ़ गया लॉरेशिया और गोंडवाना में। लॉरेशिया नॉर्थ में है ना, नॉर्थ अमेरिका बना, इससे यूरोप बना, एशिया बना। गोंडवाना से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। इन 2 पॉइंट से भी पिछले साल का PYQ बना है। इस साल आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉरेशिया से कौन कौन सा लैंडफॉर्म बना और गोंडवाना से कौन कौन सा लैंडफॉर्म बना। तो आप लोग इसको याद कर लें। अब इसने क्या क्या एविडेंसेस दिए। पहला एविडेंस इन्होंने दिया जिग्सा फिट, है ना, कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो कोस्ट लाइन है वो एक पजल की तरह जुड़ते हैं आपस में। फिर दूसरा है फॉसिल कोरिलेशन, है ना, कि पुराने जीवों के जो अवशेष हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर मिलते हैं। फिर है कि अलग अलग जगहों के जो रॉक्स पाए गए हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, उनकी एज लगभग सेम मिलती है। फिर टिलाइट डिपॉजिट, पुराने ग्लेशियर के जो निशान हैं आज भी गर्म इलाकों में इंडिया और अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इसने वैगनर ने क्या बोला कि कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व थे। इन्होंने बोला टाइडल और पोल फ्लिंग फोर्स, ये दोनों फोर्सेस काम कर रहे थे। फिर कन्वेंशन करंट थ्योरी आई, आर्थर होम्स ने दी 1930 में। इन्होंने वो मैकेनिज्म बताया जो कि पूरी तरह से मिसिंग था, जो किसी ने बताया ही नहीं, कि कॉन्टिनेंट मूव क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव हीट से मेंटल में क्या होती हैं, करंट्स बनती हैं, है ना, जो प्लेट्स को क्या करती हैं, ढकेलती हैं, है ना। ये कन्वेंशन करंट्स जो हैं रेडियो एक्टिव जो हीट है उसके कारण बनती हैं और जो प्लेट को धक्का देती हैं। ये चीज़ मिसिंग थी पूरे थ्योरीज में, जो किसने बताई, आर्थर होम्स ने बताई। फिर आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हैरी हैस की 1960 में। इन्होंने बोला कि ओशियन की जो क्रस्ट है ये लगातार बनती होती है मिड ओशियनिक रीच पे, और जो पुरानी जो क्रस्ट है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ट्रेंचेस के पास। तो जो रॉक्स होते हैं, है ना, मिड ओशियनिक रिज के जो बगल में अगल बगल में जो रॉक्स होते हैं, है ना, वो मैग्नेटिक रिवर्सल दिखाते हैं कि यहाँ की जो रॉक है और यहाँ की जो रॉक है इन दोनों की जो एज होगी वो सेम होगी, है ना। कि तो ये चीज़ प्रूव करती है कि ओशियन का जो फ्लोर है एक कन्वेयर बेल्ट की तरह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक आ रहा है ना, जा रहा है और फिर वो उसी में समा जा रहा है। तो मतलब ये क्या बन गया, एक कन्वेयर बेल्ट बन गया कि एक प्रोसेस पूरा साइक्लिक मैनर में चीज़ें चल रही है। अब हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज, है ना। ये इसको देने वाले कोई एक प्रोपोनेंट नहीं थे, इसको मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन अलग अलग थ्योरिस्ट ने दी है। कि इन्होंने बताया कि अर्थ का जो लिथोस्फीयर है 7 मेजर और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड है ना। जो ये प्लेट्स हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करते हैं। जो टर्म प्लेट है वो किसने दिया था, तुजो विल्सन ने, है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। और जो प्लेट हैं वो मूव करती हैं किसके कारण, कन्वेक्शन करंट के द्वारा। और ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसने दी थी, आर्थर होम्स ने, कब, 1930 में। तो इन्होंने बताया कि जो प्लेट्स हैं 2 से 10 सेंटीमीटर हर साल क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो प्लेट्स की जो बाउंड्रीज हैं जब प्लेट आपस में मिलती है ना, तो वो 3 तरीके से मिलती है। पहला है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, है ना, जब जो प्लेट है आपस से दूर जा रही हो, है ना। तो क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, लावा निकलेगा, है ना, मैग्मा बनेगा और एक नया लैंड फॉर्म का निर्माण होगा। तो ये क्या कहलाती है, कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, क्योंकि इसमें कुछ बन रहा होता है। इसमें रिजेस बनती हैं, रिफ्ट वैली बनती है। फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, मतलब 2 प्लेट आपस में आके क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, है ना,
तो एक उठ जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, या तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे या तो ट्रेंचेस बनेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ओशियन का जो फ्लोर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, है ना। इसमें एक प्लेट टकराती है और एक प्लेट नीचे धंस जाती है, और डाइवर्जेंट में क्या होता है, नया फ्लोर बनता है ना, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिंग कहते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है, ये इसको कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपस में ही रगड़ खाती रहती हैं, और इनमें तो ना तो लैंड बनता है और ना तो ख़त्म होता है, इनमें फॉल्ट बनते हैं और अर्थक्वेक होता है। फिर बहुत सारी मेजर प्लेट्स हैं, ये याद रखना है आपको, क्योंकि पिछले बार इनमें से पूछा गया था कि कौन सी प्लेट मेजर है और कौन सी माइनर प्लेट है, और माइनर प्लेट की लोकेशन भी पूछी थी कि कौन सा। तो आप ऊपर ऊपर से, है ना, पिछले बार इसने पूछा था कि माइनर प्लेट कौन सी है, जुआन दो फुका उसका आंसर था, है ना। फिर उसने एक बार पूछा था कि नाजका प्लेट की लोकेशन क्या है, कि ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। फिर कोकोस प्लेट क्या है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में है। जुआन द फुका क्या है, नॉर्थ अमेरिका के पास में है। फिलीपीन प्लेट क्या है, एशिया और पैसिफिक के बीच में है। सोमाली प्लेट ईस्ट कोस्ट अफ्रीका में है। स्कोटिया प्लेट क्या है, अमेरिका और अंटार्कटिका प्लेट के बीच में। बहुत सारी मेजर प्लेट्स हैं, जैसे पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और एंटार्क्टिक। तो अब हम फोल्ड के टाइप और उसकी एनाटॉमी क्या होती है उसको समझते हैं। तो फोल्ड क्या होता है कि ज़मीन क्या होती है जब मुड़ जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट का प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि रॉक क्या हो, मुड़ने लग जाए, है ना, मतलब दो प्लेट्स आपस में आ रही हैं तो इतना ज़्यादा इन पे कॉम्प्रेशन लग जाए, ये क्या हो जाए, मुड़ने लग जाए आपस में, है ना। तो इनको क्या क्या बनते हैं, फोल्ड बनते हैं। तो अब इसकी एनाटॉमी समझते हैं। एंटीक्लाइन क्या होता है, ऊपर की ओर। फिर सिंक्लाइन क्या होता है, नीचे का। तो इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन, है ना। ऊपर की ओर उठा हुआ एंटीक्लाइन, नीचे की ओर धंसा हुआ सिंक्लाइन। अब लिम्ब क्या होता है, जैसे ये दोनों जो हैं ये क्या कहलाते हैं, लिम्ब। दोनों जो किनारे हैं वो क्या कहलाते हैं, लिम्ब। ये एनाटॉमी ऑफ फोल्ड से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सियल प्लेन क्या होता है, ये एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जो डिवाइड करता है फोल्ड को एसिमेट्रिकली एज अ पॉसिबल, है ना। कि जैसे फोल्ड है, फोल्ड को क्या करता है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। जैसे आप एक पेज ले लीजिए, इसको एकदम बीट से कट करिए कि ये पार्ट इसके ऊपर आ जाए और उसको पूरी तरह से ढक ले। तो ऐसे इमेजिनरी प्लेन को क्या बोलते हैं, एक्सियल प्लेन बोलते हैं। फिर एक्सिस ऑफ फोल्ड क्या होता है, लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन अ फोल्ड। फोल्ड में जो मैक्सिमम कर्वेचर होता है, कि जैसे फोल्ड में यहाँ पे मुड़ना है, तो ये जो मुड़ने वाला जो एंगल है इसका, ये क्या होना चाहिए, एकदम मैक्सिमम होना चाहिए। अब हम टाइप ऑफ फोल्ड की अगर हम बात करें, सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है, जब दोनों लिम्स क्या हों, एक ही एंगल पे इंक्लाइन हो। असिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है, जब एक लिम्ब क्या हो, स्टीपर हो दूसरे से। फिर रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है, जब कंप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि जो एक्सियल प्लेन है वो क्या हो जाए, उस पर लेट जाए, है ना। कि जब फोल्ड क्या हो, उसके ऊपर पूरी तरह से लेट जाए, बराबर हो जाए। फिर नेपी को अगर हम समझें तो ये एक क्या है, रिकम्बेंट फोल्ड ही है, बस ये क्या होता है, उससे अलग हो जाता है ना, और कुछ दूर जाके गिर जाता है। फिर मोनोक्लाइनल फोल्ड क्या है, एक लिम्ब क्या है, मॉडरेटली इंक्लाइन है और दूसरा क्या है, राइट एंगल पे है, इंक्लाइन है। आइसोकाइनल फोल्ड क्या है, जब दोनों पैरेलल हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है ना। तो ये हमारा एनाटॉमी और फोल्ड समझ लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग, है ना, पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो एनाटॉमी से पूछ लिया गया है या तो टाइप ऑफ फोल्ड पूछ लिया गया है कि कौन सा फोल्ड है, ये बताइए। तो अब हम टाइप ऑफ फॉल्ट देखते हैं। तो फॉल्ट क्या होता है, जब रॉक जो होती है, जब चट्टान होती है, जब मुड़ने की जगह क्या होती है, टूट जाती है ना, या वहाँ से क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉल्ट कहते हैं, है ना। जब दो रॉक क्या हो, या तो यहाँ से खिसक जाए या तो एक रॉक क्या हो, बीच से टूट जाए, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, फॉल्ट। या तो नॉर्मल होगा, या तो रिवर्स होगा, या थ्रस्ट होगा, या स्ट्राइक स्लिप, या स्टेप फॉल्ट, है ना। इससे भी पिछले 2 सालों में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे, है ना। तो नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, जब दो रॉक एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक नीचे चली जाती है ना, एक ब्लॉक वहीं पर रहती है। फिर रिवर्स फॉल्ट में क्या होती है, दोनों क्या करती हैं, कंप्रेशन करती हैं, है ना। दो रॉक बीच में क्या करती हैं, एक दूसरे की ही तरफ क्या होती हैं, धक्का लगा रही होती हैं। इसमें क्या होता है, जो हैंगिंग वैली है वो फुटबॉल के ऊपर चढ़ जाती है। फिर थ्रस्ट फॉल्ट क्या है ना, जहाँ पे जो फॉल्ट है वो क्या
बहुत ही लो एंगल में हो, लगभग 45 डिग्री में। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या है, जब दो ब्लॉक क्या हो हॉरिजेंटली एक दूसरे को पास करें, है ना, मतलब यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, केवल हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है। फिर स्टेप फॉल्ट क्या होते हैं, जब बहुत सारा सीरीज ऑफ पैरेलल फॉल्ट हो जाए एक ही एरिया में, तो क्या होते हैं, ब्लॉक क्या है, एक जगह उठा रहेगा एक जगह नीचे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना, तो इसको बोलते हैं स्टेप लाइक फॉल्ट। तो तुझो विल्सन ने विल्सन साइकिल दी, है ना, इन्होंने समझाया कि ओशियन क्या है, परमानेंट नहीं होते हैं, वो पैदा भी होते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इनके पैदा और ख़त्म होने की 6 स्टेजेस होती हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं कि ओशियंस आर नॉट परमानेंट, दे गो थ्रू अ साइकिल। ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये एक साइकिल में चलते रहते हैं, पैदा होते हैं ख़त्म होते हैं, फिर पैदा होते हैं फिर ख़त्म होते हैं। तो सबसे पहले इनकी स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो सबसे पहले क्या होती है, ज़मीन फटने लगती है और क्या बनती है, रिफ्ट वैली बनती है। तो दूसरी होती है जुवेनाइल स्टेज। अब क्या होगा कि जो रिफ्ट वैली बनी थी तो वहाँ पे पानी भरने लगे था, तो एक पतला सा नैरो सी बनता है ना। फिर आती है मैच्योर स्टेज, है ना, समुंदर क्या होता है पूरा खुल जाता है। फिर आती है डिक्लाइनिंग स्टेज। तो अब क्या होगा कि अब ओशियन में पानी ज़्यादा भर गया, तो ओशियन की जो फ्लोर होती है वो भारी होती है, तो अब क्या करेगी, कॉन्टिनेंट की वो नीचे क्या होगी, धीरे धीरे सबडक्ट करने लगेगी और समुंदर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। फिर आती है इसकी टर्मिनल स्टेज। तो अब समुंदर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से संकरा हो जाएगा। और लास्ट स्टेज आती है सूचरिंग। अब पूरी तरह से क्या होता है, ओशियन डिसेपियर हो जाता है और यहाँ पे क्या होते हैं, माउंटेन फॉर्म बन जाते हैं, है ना, जैसे हिमालय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू एम डेविस की जियोग्राफिकल साइकिल से, है ना। तो इन्होंने अपनी जियोग्राफिकल साइकिल 1899 में दी थी, है ना। तो डेविस ने सबसे पहले एक सिस्टमैटिक मॉडल दिया लैंडस्केप डेवलपमेंट के, जिसे इन्होंने बोला कि ये इवोल्यूशनरी था, मतलब इसका जो डेवलपमेंट है वो टाइम के साथ इवोल्यूशन के मैनर में होता है ना, कि धीरे धीरे करके जो लैंडस्केप है वो इवॉल्व होती है। तो डेविस का मानना था कि ज़मीन के जो शेप हैं वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, है ना। पहली चीज़ है स्ट्रक्चर, दूसरा प्रोसेस और तीसरा टाइम। स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी बनावट। प्रोसेस क्या होता है, जैसे एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। और टाइम, है ना, कि टाइम किस तरह लगता है। तो किसी भी लैंडस्केप का बनना इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। इसी को बोलते हैं ट्राई ऑफ डेविस, है ना। तो डेविस की कुछ की एजम्पशंस थे, वो क्या थे, है ना, कुछ चीज़ों को वो मान के चला कि इसने बोला कि अपलिफ्टमेंट क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है, जिसमें क्या होता है, माउंटेन्स अचानक ऊपर उठ जाते हैं, है ना। और ये जो अपलिफ्टमेंट है वो बहुत तेज़ी के साथ लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए होता है। और इन्होंने बोला कि इरोजन तब तक नहीं होगा, है ना, जब तक अपलिफ्टमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, है ना। तो इन्होंने अपलिफ्टमेंट और इरोजन को 2 अलग अलग प्रोसेस बताई, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि लैंडस्केप का इवोल्यूशन जो होता है एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ टाइम में होता है, एक क्रोनोलॉजी में होगा, है ना, कि लैंडस्केप टाइम के साथ स्टेप बाय स्टेप बदलती रहती है। तो डेविस ने क्या किया, 3 स्टेजेस बताई, यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड स्टेज। यूथ स्टेज में क्या करती है, जो रिवर होती है वो क्या करती है, वर्टिकल इरोजन करती है, मतलब डाउन कटिंग करती जाती है ना। इसमें वी शेप्ड वैलीज बनती हैं, पोर्ट होल्स बनते हैं, है ना। फिर जब रिवर पूरी तरह से मैच्योर होती है तो ये वर्टिकल इरोजन की जगह क्या करती है, लेटरल इरोजन डोमिनेट कर जाता है यहाँ पे। तो अब क्या होने लगी, जो वैली होगी वो वाइडन होने लगेगी और फ्लैट प्लेन दिखाई देने लगेंगे, और यहीं से मेंडर का फॉर्म होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यूथ स्टेज में कौन सी लैंड फॉर्म बनेगी, है ना, मैच्योरिटी लेवल में कौन सी लैंड फॉर्म बनेगी, डाउन कटिंग या वर्टिकल इरोजन किस स्टेज में होता है डेविस के, फ्लैट प्लेन्स किस स्टेज में बनते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब हम देखते हैं ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या होता है कि ज़मीन अब क्या हो गई है, लगभग फ्लैट हो गई है, एक लो फीचरलेस प्लेन बनता है जिसको क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी क्या होती हैं, पहाड़ियाँ बच जाती हैं, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, मोनेडोनॉक, है ना, कि जैसे पुराने प्लेटू के टाइप का। तो अगर हम एक लाइन में डेविस को समझें कि डेविस कहना क्या चाहता था, इसने बोला कि सबसे पहले अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद इरोजन हो जाएगा, और ज़मीन की क्या होगी, कोई भी लैंडस्केप एक प्रोसेस के थ्रू डेवलपमेंट होगा, इवोल्यूशन होगा। पहले वो यूथ स्टेज होगी उसकी, फिर मैच्योर स्टेज आएगी और फिर ये ओल्ड स्टेज में आएगा। डेविस के इवोल्यूशन के बाद, है ना, कि डेविस की जो थ्योरी थी उसके बाद वॉल्टर पेन की थ्योरी आई। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस नाम की एक किताब लिखी 1924 में, है ना। इन्होंने क्या किया कि जो डेविस का आइडिया था, है ना, डेविस की जो स्टेज का आइडिया था उसको पूरी तरह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने बोला कि लैंड स्केप का जो शेप है इस बार पर डिपेंड करता है कि उसकी अपलिफ्टमेंट और उसका डिग्रेडेशन का रेशियो क्या है ना, कि उनके कि कोई भी लैंड फॉर्म का शेप
तब बनेगा जब उसके अपलिफ्टमेंट और इरोजन की स्पीड क्या है, उस रेशियो को हम समझेंगे, तब जाके किसी लैंडस्केप का इवोल्यूशन होगा। उन्होंने क्या कहा, जहाँ डेविस ने क्या कहा था कि पहले अपलिफ्टमेंट हो जाएगा उसके बाद इरोजन होना, तो इन्होंने बोला कि अपलिफ्टमेंट और इरोजन क्या होंगे, साथ में होंगे। ठीक है, कि ना कि पहले अपलिफ्टमेंट बाद में इरोजन, जैसा डेविस कहते थे वैसा नहीं होगा। इन्होंने बोला अपलिफ्टमेंट और इरोजन साथ में होंगे, है ना। तो इन्होंने भी कुछ स्टेजेस दी, है ना। इनकी पहली स्टेज थी ऑब्स्टिगेंडे, मतलब वैक्सिंग स्टेज। इसमें इन्होंने बोला कि अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होगा और इरोजन कम होगा, और यहाँ पे जो स्लोप होंगे ये क्या होंगे, कन्वेक्स स्लोप के होंगे, है ना। कि सोचो कि ज़मीन तेज़ ऊपर उठ रही है लेकिन रिवर उतना कट उसको नहीं पा रही है, तो कौन सी स्टेज बनती है, ऑब्स्टिगेंडे वैक्सिंग स्टेज, है ना। ग्लेसिफॉर्मिंगे यूनिफॉर्म स्टेज इसको बोलते हैं। इसमें जो अपलिफ्टमेंट का रेट है वो और इरोजन का जो रेट है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें जो स्लोप होता है वो एकदम सीधा स्लोप होता है ना। मतलब ये कुल मिला के बैलेंस वाली स्टेज है। फिर अवेस्टिगेंडे वेनिंग स्टेज, है ना। इसमें रेट ऑफ इरोजन जो है वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। तो यहाँ पे जो स्लोप्स हैं वो कॉन्केव स्लेप में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम ये समझते हैं कि आप क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएंगे। तो अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि किस स्टेज में कौन सी शेप बनती है ना। मान लो उसने क्वेश्चन पूछा कि रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इरोजन में, ये पेंग की कौन सी स्टेज है, तो हमको याद रखना है ऑब्स्टिगेंडे या वैक्सिंग स्टेज है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। अब पेंग ने कुछ वर्ड दिए, जैसा पहला वर्ड है प्राइमरा, द इनिशियल अपलिफ्टेड फीचरलेस प्लेन, है ना। शुरू की उठी हुई बिल्कुल सिंपल सरफेस, है ना। इसमें फीचरलेस अपलिफ्टेड सरफेस होती है ना, जिसे क्या बोलते हैं, प्राइमर है। मतलब स्टार्टिंग की स्टेज जब क्या हो रही है, अपलिफ्टमेंट नहीं हुई है, उसके पहले की जो स्टेज है वो क्या कहलाती है, प्राइमर अप। इंटरअप क्या होती है, सबसे लास्ट में बनने वाला जो प्लेन होता है ना। वेनिंग स्टेज के बाद जो फाइनल सरफेस हमको दिखती है वो क्या कहलाती है, एंड्रप। तो पेंग की जो थ्योरी है उसका नाम है स्लोप रिप्लेसमेंट, है ना। कि इनका फेमस कॉन्सेप्ट था, नीचे से जेंटल स्लोप, ऊपर वाले स्टीप स्लोप को क्या करता है, पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है। मतलब है इसका कि स्टीप स्लोप क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है, और नीचे से हल्का स्लोप ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। तो इस प्रोसेस में क्या है कि स्टीप स्लोप के जो सेगमेंट्स हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं जेंटलर वन के द्वारा नीचे से, है ना। ये इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, स्लोप रिप्लेसमेंट की थ्योरी। अब हम देखते हैं एलसी किंग की थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम था प्लेडिपेनेशन थ्योरी, 1948 में दी थी इन्होंने, है ना। इन्होंने ये थ्योरी अफ्रीका के कुछ सेमी एरिड रीजन को देख कर दी थी, है ना। इन्होंने डेविस की जो ह्यूमिड क्लाइमेट वाली थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेविस ने किस क्लाइमेट के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी, तो याद रखना है ह्यूमिड क्लाइमेट के ऊपर, है ना। किंग ने किस लैंडस्केप के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी, सेमी एरिड रीजन, है ना। तो किंग का मेन मैकेनिज्म क्या था, पैरेलल रिट्रीट, है ना। कि यहाँ पे जो स्लोप का एंगल है सेम रहता है ना, लेकिन स्लोप क्या करता है, पीछे की तरफ खिसक जाता है ना। तो डेविस ने क्या बोला कि स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, लेकिन किंग ने क्या बोला, स्लोप क्या हो रहा है, फ्लैट नहीं हो रहा है, बस वो पीछे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। तो इन्होंने हिल का जो स्लोप बनेगा उसके 4 स्टेजेस बनाए, है ना। तो इसको याद करने के लिए हम सबसे पहले क्रस्ट देखते हैं, इसको वैक्सिंग स्लोप बोलते हैं, है ना। इसका जो टॉप होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ना। ये हिल का सबसे ऊपर का गोल हिस्सा होता है। जब हम पहाड़ी को देखते हैं तो उसके ऊपर जो सबसे गोल हिस्सा जो होता है ना, जैसे मान लीजिए पहाड़ी है, इसके जो गोल हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, है ना। फिर दूसरा स्क्रैप फ्री फेस, द स्टीपेस्ट वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्लोप, और जब ये स्लोप इसको क्या बोलते हैं हम, स्कार्प या फ्री फेस, है ना। फिर जब यहाँ से मटेरियल सड़क के यहाँ पे आएगा तो इसको बोलते हैं हम डेब्रिस स्लोप या टालोस, और फिर पेडिमेंट, और नीचे एक चौड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाती है प्लेन जैसे, इसको बोलते हैं पेडिमेंट, है ना। कि मतलब ये हिल था अपना, यहाँ पे अब जाके डिपॉजिट इकट्ठा हो गए हैं, इनको बोलते हैं पेडिमेंट। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो क्रस्ट क्या होती है, वैक्सिंग स्लोप होती है, कॉन्वेक्स टॉप होता है इसका, स्क्रैप क्या होता है, फ्री फेस इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो स्लोप है वो स्टीपेस्ट होता है ना, वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्लोप यहाँ पे देखते हैं, है ना। यहीं से जो रॉक होती है क्या करती है, टूट के गिरती है। फिर डेब्रिस स्लोप को क्या बोलते हैं, टालुस बोलते हैं। कि जब इरोडेड मटेरियल जब यहाँ पे नीचे एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेब्रिस स्लोप या टालुस, ये BYQ में आया, ध्यान रखना है। फिर पेडिमेंट क्या होता है, वेनिंग स्लोप होती है। यहाँ पे जो यहाँ पे हिल के बेस पर क्या होता है, पूरी तरह से एक हल्का सा झुकाव होके एक सरफेस बन जाती है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेडिमेंट। तो किंग ने कहा कि जब कई पेडिमेंट आपस में मर्ज कर जाते हैं
है ना। तो एक बड़ी लगभग एक बहुत बड़ी फ्लैट सरफेस बनाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैडी प्लेन, है ना। और इन्होंने रेसिडुअल बताया कि रेसिडुअल जो हिल क्या होती है, जो मजबूत पहाड़ियाँ बच जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग या बॉर्ड हार्ट्स। हम देखते हैं कि पीछे जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं डेविस, पेंक और किंग को, तो उसको एक एक लाइन में हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो डेविस ने स्लोप डिक्लाइन का मॉडल दिया, है ना। यहाँ पे इन्होंने बोला कि टाइम के साथ जो स्लोप का एंगल है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है और धीरे धीरे स्लोप क्या होता है, जेंटल हो जाता है। फिर पेंक ने क्या दिया, स्लोप की रिप्लेसमेंट थ्योरी दी कि इन्होंने बताया कि नीचे का जो स्लोप होता है वो ऊपर वाले स्लोप को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है ना। जैसे नीचे वाले स्लोप को ये पूरी तरह से खा रहा हो, है ना। फिर किंग ने पैरेललिटी की थ्योरी दी, है ना। इन्होंने बोला कि जो स्लोप होते हैं, है ना, उनके शेप सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है, जो स्लोप होता है वो क्या करता है, पीछे मूव करता है। फिर किंग की एक और थ्योरी है एपेजिन थ्योरी, है ना। तो इन्होंने ये समझाया कि सेमी रेड रीजन का इरोजन साइकिल कैसे होता है, ये है ना। फिर पॉवेल ने क्या किया, बेस लेवल इरोजन का कॉन्सेप्ट दिया। तो इन्होंने बोला कि ये ऐसा लेवल होता है जिसके नीचे आप क्या करती है, रिवर इरोड नहीं कर सकती है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बच रहा है वेदरिंग का, वो हम समझ लेते हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट और लैंडस्लाइड का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो वेदरिंग क्या होती है, इन सीटू ब्रेक डाउन होता है, मतलब उसी जगह पे जहाँ पे पत्थर है वहीं पे टूट रही है ना। ये टूट के अलग नहीं हो रही है, बस वो कमज़ोर पड़ जा रही है ना। तो वेदरिंग का मतलब होता है पहाड़ों का या पत्थरों का टूटना, घुलना अपनी जगह पर ही, है ना, जहाँ पे वो है उसी जगह पे, अपने ओरिजिनल प्लेस पे। इरोजन में क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह ले जाती है, लेकिन वेदरिंग में ऐसा नहीं होता। वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, है ना, या डिकम्पोज होते हैं, लेकिन उसी जगह पे रहते हैं, है ना, कमज़ोर हो जाती हैं। तो वेदरिंग का मतलब इरोजन नहीं होता बिल्कुल भी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वेदरिंग का मतलब होता है इरोजन, तो बिल्कुल ये चीज़ें गलत हैं। वेदरिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इरोजन। वेदरिंग क्या होती है कि वहीं पे टूटना, इरोजन क्या होता है, टूट कर मटेरियल को क्या कर देना, एक जगह से दूसरे जगह ले जा लेना, है ना। तो वेदरिंग को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे रॉक स्ट्रक्चर, कि हार्ड रॉक है कोई तो स्लो वेदरिंग होगी, कोई सॉफ्ट रॉक है तो क्या होगी, वेदरिंग फास्ट होगी। क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। अगर कोई गर्म है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो यहाँ पे केमिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठंडा या ड्राई रीजन है तो यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है, अगर कोई स्लोप स्टीप है तो यहाँ पे मटेरियल क्या होगा, जल्दी गिर जाएगा, लेकिन स्लोप अगर वहीं पे जेंटल है तो वेदरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट फैक्टर है क्या, वेजिटेशन, कि पेड़ पौधे के जो रूट्स होते हैं, है ना, कि ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, जो रॉक्स के क्रैक्स होते हैं इनको क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, है ना। तो इससे भी क्या होते हैं, वेदरिंग डिपेंड करती हैं इन फैक्टर्स पर। अब हम देखते हैं कि फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। तो फिजिकल वेदरिंग को हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। ये किस रीजन में डोमिनेट होती है, एरिड एंड कोल्ड क्लाइमेट में। यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता है ना। यहाँ पे मेन प्रोसेस है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज करके पत्थर के ऊपर की लेयर क्या होती है, निकलने लगती है। टेम्परेचर कभी ठंडी बहुत ज़्यादा हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई, तो क्या होती है, रॉक क्या होती है, पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाती है और क्या होती है, वो क्या होता है, निकलने लगती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन। फिर होता है फ्रॉस्ट वेजिंग, कि ये पानी क्रैक्स में घुसता है ना। मतलब अगर कोई इलाका ठंडा है तो वहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स हैं, क्रैक में पानी घुसा, तो जब वो पानी फ्रीज हो जाएगा तो वो क्या होगा, जो क्रैक है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और फिर क्या होगा, जो पत्थर है वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट ब्लॉक का डिसइंटीग्रेशन, है ना, बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाता है पत्थर, है ना। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, पत्थर छोटे छोटे दानों ग्रेन्स में टूट जाता है। फिजिकल वेदरिंग का सीधा मतलब ये है कि शेप बदलता है केवल, है ना, इसके शेप में चेंज आता है। फिर नेक्स्ट है केमिकल वेदरिंग। ये ह्यूमिड और हॉट एंड वेट क्लाइमेट में देखी जाता है। मेन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो चेंज होता है वो इसके केमिकल कंपोजिशन पे हो जाता है, जैसे ऑक्सीडेशन में, है ना। जैसे आयरन और ऑक्सीजन में क्या हुई, रिएक्शन हुई, तो क्या बन गया, जंग लग गई, है ना। उससे लाल और भूरा रंग की चीज़ें दिखाई लगी। तो इसमें क्या हो रहा है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है, पूरी तरह से बदल रहा है। फिर हम देखते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जैसे लाइमस्टोन जैसे जो रॉक्स होते हैं इसमें घुल जाते हैं। अब हाइड्रेशन क्या होता है, ये वाटर क्या करता है, अब्जॉर्व करने से, ऐसे रॉक्स होते हैं जो क्या करते हैं, पानी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। इससे क्या होता है, रॉक क्या होता है, पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं। फिर सॉल्यूशन, कि कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये हॉट एंड वेट क्लाइमेट में देखी जाती है, केमिकल वेदरिंग। तो अगर हम समझें कि फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, उसका शेप चेंज हो रहा है ना। वहीं केमिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है, उसका केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाता है, मतलब उसका पूरी तरह से नेचर ही बदल जाता है।
है ना। तो हमने देखा वेदरिंग का मतलब अपनी ही जगह पे चीज़ें क्या हो रही हैं, डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, टूट रही हैं, है ना, बट वो अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ रही हैं, है ना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वेदरिंग। तो चलिए अब हम मास मूवमेंट को समझते हैं। मास मूवमेंट क्या होता है कि ये डाउन स्लोप मूवमेंट होता है किसी भी रॉक का, रेगोलिथ का या सॉइल का। और ये सारी चीज़ें नीचे किसके इन्फ्लुएंस में आ रही होती हैं, ग्रेविटी की। ढलान के ऊपर जो मिट्टी है ना, सॉइल है, रॉक्स हैं, ये ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ खिसकना, है ना, इसका डाउन स्लोप जो मूवमेंट है, इसको क्या कहते हैं, मास मूवमेंट, है ना। यहाँ मेन फोर्स क्या है जो काम कर रही है, ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो पानी है वो मेन एजेंट नहीं होता है कि जो इसको ट्रांसपोर्ट करके आगे लेके जाए, लेकिन यहाँ पे ये किसका काम करता है, एज अ लुब्रिकेंट काम करता है ना। ये क्या करता है, इसकी फ्रिक्शन को कम करता है और इसके वेट को क्या करता है, बढ़ा देता है ना, जिससे कि स्लोप में जो मूवमेंट्स है वो क्या होती है, इससे ट्रिगर हो जाती है ना। तो जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, तो इसमें ज़मीन क्या होगी, जो लैंड है वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है और मूवमेंट क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। हम समझते हैं शियर स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेस में, है ना, कि जब जो मूवमेंट कब होगा, जब जो ग्रेविटी का फोर्स है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए रेजिस्टिंग फोर्स में। तो यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन, है ना, और ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, ग्रेविटी। तो जब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो क्या होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा। तो कि जब क्या हो, ग्रेविटी की ताकत ज़मीन की पकड़ से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है, मास मूवमेंट कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, वो हम देखते हैं। सॉइल क्रीप, ये सबसे स्लो मूवमेंट है। ये क्या होता है, दिखाई भी नहीं देता है। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल हमने देखा होगा कि धीरे धीरे क्या होता है, वो टेढ़ा हो जाता है ना। तो ये क्या होती है, स्लोवेस्ट फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट, कि मतलब धीरे 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 वो क्या हो रही है, खिसकना, है ना। तो अब हम समझते हैं सोलिफ्लक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, स्लो डाउन स्लो फ्लो ऑफ वाटर, है ना, सेचुरेटेड सॉइल ओवर अ फ्रोजन सब सॉइल। तो पानी से जो भारी मिट्टी होती है उसका धीरे धीरे बहना, लेकिन नीचे वाली जो मिट्टी है वो क्या होती है, पूरी तरह से फ्रोजन होती है। तो ऊपर की मिट्टी क्या हो रही है, मेल्ट हो जाती है, लेकिन नीचे की मिट्टी क्या है, जमी रहती है। तो इसीलिए पानी क्या है, बाहर नहीं जा पाता है। तो मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे स्लोप पर सरकने लगती है। तो यहाँ पे जो पानी में क्या होता है, मिट्टी मिल जाती है। अर्थ फ्लो क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर सेचुरेटेड क्ले मिट्टी। तो वाटर में क्या होगा, मिट्टी मिली हुई है, अब उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट होता है। तो बारिश के बाद जब मिट्टी क्या होती है, पानी में मिल जाती है, तो ये प्लास्टिक जैसा होती है। फिर ये नीचे की तरफ जब फ्लो करती है तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थ फ्लो। फिर मड फ्लो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी के साथ, है ना, मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बहाव हो जाए, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में क्या हो, तो मिट्टी बहने लगे, है ना, पानी के साथ, तो इसको बोलते हैं मड फ्लो। लहर क्या होता है, वोल्केनो के पास होने वाला जो मड फ्लो है वो क्या कहलाता है, लहर। समझना स्टार्ट करते हैं लैंड स्लाइड को। लैंड स्लाइड क्या होता है, एक अचानक और परसेप्टिबल मूवमेंट होता है लार्ज मास इसके रॉक्स का अर्थ में। तो जब पहाड़ या स्लोप पर मिट्टी, पत्थर या रॉक का बड़ा हिस्सा अचानक नीचे की तरफ खिसक जाता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइड, है ना। तो ये मूवमेंट बहुत तेज होता है ना, और इसको हम आसानी से देख सकते हैं, ये स्क्रिप्ट जैसा नहीं है। तो लैंडस्लाइड क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण ज़मीन का जो मास है वो नीचे की तरह स्लाइड कर जाता है। तो अब हम टाइप ऑफ स्लाइड देखते हैं, कौन कौन सी टाइप होती है ना। यहाँ से PYQ आया था पिछले साल, तो ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस स्लाइड से आप लोग देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो पहला है स्लम। ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लिपिंग होती है ना, मास ऑफ रॉक की, जो एक सिंगल यूनिट में मूव करता है ना, और किसके साथ, बैकवर्ड रोटेशन के साथ। तो जब क्या होता है, रॉक या मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा एक ही पीस में, है ना, नीचे आता है और ये क्या करता है, पीछे की तरह घूमता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्लम। स्लाइड क्या होता है, ये रैपिड मूवमेंट होता है किसका, सॉइल का, है ना। जो इसमें जो रॉक्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं, है ना, और नीचे आती हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा रोटेशन नहीं होता है। रोटेशन होता है पर ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। रॉक फॉल क्या होता है, ये सबसे तेज मूवमेंट होता है, तो जहाँ पर रॉक एकदम फ्रीली फॉल कर जाते हैं एयर के थ्रू, है ना। ये क्या करता है, टालुस या सैक्री स्लोप बनाता है वहाँ बेस में, है ना। और टालुस क्या होता है, हमने देखा कि नीचे जो पत्थरों का जो ढेर लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, टालुस या सैक्री स्लोप। एवलांच क्या होता है, बर्फ
ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रैपिड मूवमेंट होता है किसका, स्नो का, आइस का या डेब्रिस का, है ना। ये किसके कारण होता है, हवा की लेयर पर कभी कभी ये क्या करता है, स्लाइड करता है। कुछ स्पेशल टाइप के लैंड स्लाइड्स हैं, है ना, उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ से पिछले साल भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये टॉपल पूछा गया था कि टॉपल क्या होता है। तो फॉल क्या होता है, वर्टिकल फ्री फॉल ऑफ रॉक और सॉइल फ्रॉम द स्टीप क्लिफ। तो स्टीप जो क्लिफ है वहाँ से नीचे गिरना क्या कहलाता है, फॉल। वहाँ से अगर जैसे पहाड़ है, पहाड़ के जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से कोई चीज़ नीचे गिराई है ना डायरेक्ट, तो टॉपल क्या होता है, द फॉरवर्ड रोटेशन और टिल्टिंग ऑफ रॉक ब्लॉक आउट ऑफ स्लोप अराउंड अ पाइवोट पॉइंट। इट इज कॉमन इन रॉक विद वर्टिकल जॉइंट्स। तो जब रॉक का ब्लॉक आगे की तरफ झुक के गिरता है ना, तो एक पाइवोट पॉइंट के अराउंड, है ना, जहाँ वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं, उस जगह पे क्या करता है, ये इकट्ठा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉपल। फिर आता है स्लाइड्स। तो जब मटेरियल, इट इज डिस्टिंक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल अलोंग अ फ्लैट सरफेस। तो जब मटेरियल एक फ्लैट या प्लेन सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। फ्लो क्या होता है, जब मटेरियल इसके जैसा पानी जैसा बहने लगे, है ना, मतलब विस्कस फ्लूइड की तरह, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो। जैसे एग्जांपल के लिए मड फ्लो हो गया, अर्थ फ्लो हो गया, लहर हो गई, है ना, ये सब इसके एग्जांपल है। अब टेरेक्टीज क्या होते हैं, ये स्लोप पर छोटी छोटी सीढ़ी नुमा जैसी रिजेज होती हैं, और ये किसके द्वारा बनता है, सॉइल क्रीप के द्वारा। जब क्या करती है, ऊपर से मूवमेंट होती है, एकदम धीरे धीरे सरकाव होता है, उसके द्वारा ये क्या होता है, मध्यम पहले थोड़ा सरकती, फिर रुक जाती है, फिर थोड़ा सरकती है, फिर थोड़ा रुक जाती है। तो इससे क्या बनते हैं टेरेक्टीज बनते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि ये ओरिजिन और रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चर एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द एरिया। तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है नदियों का जन्म कैसे हुआ, है ना, और उनका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है ना, और वो किस दिशा में बह रही हैं, और उस एरिया की रॉक की स्ट्रक्चर और उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ उनका क्या नाता है, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम बताता है कि नदी के हिस्ट्री के साथ उसके स्ट्रक्चर का कनेक्शन कैसे है। अब हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रीम देखते हैं। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है, ये पहली स्ट्रीम होती है जो इनिशियल स्लोप के हिसाब से बहना शुरू करती है ना। जैसे कोई नया नया बनी हुई प्लेट्यू है या प्लेटेड लैंड है, और उसके स्लोप के हिसाब से सीधे बहने वाली जो नदी है वो क्या कहलाती है, कॉन्सिक्वेंट, है ना। तो कॉन्सिक्वेंट को याद रख सकते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्लोप, मतलब स्लोप में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके कारण ये बहेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। अब सब्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है, अ ट्राइब्यूटरी दैट डेवलप आफ्टर अ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम यूजुअली अलोंग द बेल्ट ऑफ लेस रेजिस्टेंट रॉक। तो ये बाद में डेवलप हुई, ये अक्सर कम हार्ड लेस रेजिस्टेंट रॉक बेल्ट के अलोंग बहती है ना। ये तो इसको याद करने के लिए एग्जांपल के साथ समझते हैं, ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक के बीच वाली लाइन में के साथ में बहने वाली ट्राइब्यूटरी होती है ना। पहले ये हार्ड रॉक में बहती है, उसको काट देती है, तो फिर ये क्या होती है, सॉफ्ट रॉक में बहने लगती है। फिर आती है एंटीसीडेंट ड्रेनेज, ये प्री एग्जिस्टिंग होती हैं। तो ये नदी माउंटेन बनने से पहले ही एग्जिस्ट करती थी, और अपलिफ्टमेंट होने के बाद, है ना, माउंटेन को काटते हुए अपना क्या करती हैं, रास्ता बना लेती हैं, जैसे इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, है ना। फिर होता है सुपर इम्पोज्ड, अ रिवर दैट फॉलो अ न्यू कवर ऑफ रॉक बट इवेंचुअली रीचेज एन इम्प्रिंटेड पैटर्न ऑन द ओल्डर एंड ओवरलाइंग रॉक, जैसे दामोदर, सुवर्णरेखा, चंबल। तो ये जो रिवर्स थी, पहले ऊपर की नई रॉक पर बह रही थी, फिर धीरे धीरे नीचे वाली पुरानी रॉक पर अपना पैटर्न छोड़ देती है ना। कि जब पहले ऊपर वाली रॉक में बह रही थी, तो उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से इरोड कर दिया, तो आपका जो स्ट्रीम है वो क्या हो गया, डाउन चला गया। तो अब वो क्या कर रही हैं, नई वाली जो रॉक की लेयर है उस पर भी अपना इम्प्रिंट छोड़ रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड पैटर्न। अब हम देखते हैं ड्रेनेज के पैटर्न को। तो नदी और उसकी जो, जैसे एक नदी है उसकी जो ट्राइब्यूटरीज इससे जुड़ती हैं, तो वो किस तरह का डिज़ाइन या शेप बनाती हैं, है ना, कि ऊपर से देखने पे उसका शेप कैसा दिख रहा है, ये उसका पैटर्न बताती हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या रिफर करती हैं, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट या डिज़ाइन जो कि नदियों और उनके ट्राइब्यूटरीज के द्वारा बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न, ये ट्री और ब्रांचेस की तरह दिखती हैं,
है ना, ये ऐसे एरियाज में दिखाई जाती हैं जहाँ के जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे गंगा रिवर, नॉर्दर्न पे। फिर ट्रेलिस पैटर्न क्या होती है, ये प्राइमरी ट्राइब्यूटरी फ्लो पैरेलल एंड सेकेंडरी ट्राइब्यूटरी जॉइन एट द ट्रैंगल, है ना। तो जैसे मेन नदी चल रही है और उसके 90 डिग्री एंगल पे आके जो रिवर मिलती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, ट्रेलिस पैटर्न। कि प्राइमरी रिवर के चलते हुए, है ना, इस पर 90 डिग्री एंगल पे आके मिलती है, ये क्या कहलाती है, ट्रेलिस पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है, जब एक सेंट्रल पीक के अराउंड से, है ना, रिवर अलग अलग दिशा पे निकल जाए, और यही सेंट्रीपिटल इसका एग्जाम्पल है। अमरकंटक रेंज, नर्मदा और सोन, माउंट आबू से निकलने वाली नदियाँ। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होती हैं कि अलग अलग जगह से आके जब रिवर क्या करती हैं, एक जगह एक किसी ढलान नुमा या किसी लेक में आके मिलती हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल पैटर्न। तो अब हम स्पेशल ड्रेनेज पैटर्न को समझते हैं कि रेक्टेंगुलर, जैसे रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम होती हैं वो जॉइंट्स और फॉल्ट को फॉलो करती हैं। जैसे नर्मदा क्या करती है, फॉल्ट को फॉलो करती है ना, और ये क्या करती हैं, शार्प एंगल बनाती हैं लगभग 90 डिग्री का, है ना। फिर ये पेनिनसुलर में की कुछ नदियाँ हैं क्रस्टल, जैसे नर्मदा और तापी, है ना, उसका एग्जाम्पल है। फिर पैरेलल पैटर्न क्या होता है, स्ट्रीम जो होती है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती है ना, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और यूनिफॉर्म होता है। तो जैसे एग्जांपल वेस्टर्न घाट की जो नदियाँ हैं अरेबियन सी में जाती है। फिर डिरेंट पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई क्लियर डिज़ाइन नहीं होती है, कोई फिक्स डिज़ाइन नहीं है, नदियाँ इधर उधर, है ना, लेक और स्वैम्प यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं, और कोई रिसेंट की वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई है उस जगह के एरिया में ऐसी रिवर्स मिलती हैं। फिर होती है पिनेट पैटर्न, जब ट्राइब्यूटरीज जो होती हैं वो एक्यूट एंगल पे आके मिले, लाइक द वेन्स ऑफ लीफ, जो लीफ की वेन्स होती हैं, जैसे ये हो गया, वेन्स आके यहाँ मिलती हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पिनेट पैटर्न, जैसे नर्मदा और सोन। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नर्मदा और सोन कौन सा पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट के जो रिवर हैं उनका पैटर्न कैसा है। तो यहाँ से हमारा ये मैराथन ख़त्म होता है ना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने लैंडफॉर्म छोड़ दिया। हमने लैंडफॉर्म इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत कम दिखाई देते हैं या आते ही नहीं हैं। तो अगर आपको ये पूरा मैराथन देख के अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं वहाँ तक पहुंचाइए, जिससे और भी लोग जो MP सेट ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी अच्छे से कर पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस यूनिट पे चाहिए, आप लोग ये कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।